ज़िदनी इल्मा। डन। ओके जी, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू लेबर कॉस्टिंग। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कॉस्ट क्लासिफिकेशन की, राइट, इफ वी टॉक अबाउट कॉस्ट क्लासिफिकेशन, तो इधर नहीं इधर हो जाता कि आपको ना रुके। हाँ ठीक है, अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट कॉस्ट क्लासिफिकेशन, तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पहली वेरी बेसिक क्लासिफिकेशन जो पढ़ी थी वो थी कॉस्ट बाय एलिमेंट। उसमें हम लोगों ने 3 एलिमेंट्स पढ़े थे, एक था मटेरियल, दूसरा था लेबर, तीसरा था ओवर एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छा, मटेरियल को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया। 3 चीजें मटेरियल में आती हैं, उसकी मैनेजमेंट, उसकी वैल्यूएशन। मैनेजमेंट में क्या आता है, ईओक्यू, आपके रीऑर्डर लेवल, आपके मैक्सिमम लेवल, ठीक है, स्टॉक टेकिंग, ये सारी चीजें उसकी मैनेजमेंट में आती हैं। अच्छा, उसके बाद उसकी वैल्यूएशन, वो लाइफ ऑफ FIFO F को आ जाता है। लाइफ ऑफ FIFO F को इज पार्ट ऑफ योर कोर्स, उसको छोड़ना नहीं है। हम लोगों के पास टाइम नहीं था कि उसको बार बार करते, क्योंकि वो आप एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी करके आए हुए हैं, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी करके आए हैं, आप प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में भी करके आए हैं। इन केस नहीं किया और या किसी ने नहीं कराया, तो इट मींस आपकी वो कमबख्ती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों ने अपनी कोर्स आउटलाइन को वेरीफाई नहीं किया। मैं तो ओपनली अभी भी कहता हूं, आप अपनी कोर्स आउटलाइन को वेरीफाई किया करें कि टीचर जो पढ़ा रहे कहीं वो कोर्स आउटलाइन में कोई चीजें छोड़ तो नहीं रहा, क्योंकि फिर आप लोगों का वो लैक रह जाता है। इन केस नहीं पढ़ाया तो जिम्मेदारी आप पे आ गई। There are thousands of lectures available on internet on LIFO, FIFO, FCO के ऊपर। उसमें बस कंपैरिजन आपने देखना है कि कंपैरिजन करके कॉस्ट कैसे ज्यादा होती है, प्रॉफिट क्या फर्क आता है। उसके बाद हम लोगों ने मटेरियल की अकाउंटिंग की थी, जिसमें 6 एंट्री हम लोगों ने की थी, एक अकाउंट बनाया था, वहां से हम लोगों ने एंट्री एक्सट्रैक्ट कर ली थी, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेबर कॉस्टिंग को। ठीक है जी, अगेन लेबर कॉस्टिंग अगर हम लोग बात करें, इतना जितना एक्सटेंसिव था हमारा लेबर मटेरियल का, उतना लेबर कॉस्टिंग का एक्सटेंसिव नहीं है। ठीक है, लेबर कॉस्टिंग में हमारा कोई ज्यादा नहीं जाता। अच्छा, लेबर कॉस्टिंग, अगर लेबर की बात करें तो लेबर हम लोगों ने पढ़ा था कि लेबर जो है वो डायरेक्ट भी होती है, वो इनडायरेक्ट भी होती है। अच्छा, लेबर है क्या? लेबर इज बेसिकली ऑल दोज ह्यूमन एफर्ट्स which are basically being worked to produce a cost unit, that is your labor. ठीक है, डायरेक्ट लेबर कौन सी है? the cost of the labor which can be directly attributed to a single unit, that is direct labor, or which can not be attributed to a single unit, that is indirect labor. ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, आपकी जब भी लेबर की कॉस्ट की, एक तो है लेबर और में आ रही है, दूसरा होता है लेबर की कॉस्ट। हमारा ज्यादा काम तो कॉस्ट से रिलेटेड है ना, क्योंकि कॉस्टिंग कर रहे हैं। तो जब लेबर की कॉस्ट से रिलेटेड हमारा काम आता है, तो लेबर की कॉस्ट में हमारे पास बेसिकली 2 वेरी बेसिक लेवल पे अगर बात करें, तो हमारे पास जो लेबर की कॉस्ट इंक्लूड होती है, तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें आता है जी बेसिक पे। एंड इन केस अगर आपकी लेबर जो है वो ओवर टाइम काम कर रही है, तो ओवर टाइम भी आ जाता है, राइट। अच्छा, बेसिक पे क्या है? बेसिक पे तो वो है जो कि 8 घंटे काम कर रहे हैं। आपकी लेबर जो है वो 8 घंटे काम कर रही है, क्योंकि नॉर्मली 8 घंटे का स्टैंडर्ड है, तो 8 घंटे काम कर रही है। अच्छा, ओवर टाइम क्या है? 8 घंटे से ऊपर जितना काम कर रही है वो ओवर टाइम है, राइट। 8 घंटे से ऊपर जितना काम कर रही है ओवर टाइम है। अब ओवर टाइम में 2 हिस्से होते हैं, एक ओवर टाइम बेसिक होता है और एक ओवर टाइम प्रीमियम होता है। ये क्या है? बेसिकली अभी लिखना नहीं है, छोड़ देना है, ठीक है, अभी पहले समझ लेना है। लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि आप लेबर, एक कंपनी है, वो लेबर को उनकी जो बेसिक पे है वो क्या है, $10 पर आवर, और नॉर्मल वर्किंग डे कितना है, 8 आवर्स का। तो अगर वो 8 घंटे काम करेगी तो उसे कितने मिलेंगे, $80, राइट। अगर वो 8 घंटे काम करेगी तो उसे कितने मिलेंगे, $80। अच्छा, वो कहता है भाई नहीं, अब 8 घंटे तो काम करवा रहे हैं, अगर वो ओवर टाइम काम करती है, आपकी जो लेबर है वो ओवर टाइम काम करती है, तो फिर क्या होगा? फिर वो कहता है यार नॉन सोशल, अच्छा बेसिकली इंप्लॉयमेंट लॉज है ना, ओवर टाइम काम करने का मतलब है कि वो नॉन सोशल आवर्स काम कर रही है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो अपने सोशल आवर्स को
सेक्रीफाइस करके काम कर रहा है लेबर। अगर वो अपने सोशल आवर्स को सेक्रीफाइस कर रहा है जो भी है, तो उसे कंपनसेट ज्यादा करना चाहिए आपको। जैसे इवनिंग के बच्चे आप आते हैं तो आप अपने सोशल आवर्स को बेसिकली वो करके आते हैं जो है साइड पे, इसीलिए आप लोगों का टाइमिंग कम है। स्ट्रेट फॉरवर्ड 2.5 घंटे या 3.5 घंटे की क्लास है और खत्म है। आपको पूरा टाइम नहीं बिठाया जा रहा। क्लासेस उतनी है, डिग्री वही है, एग्जामिशन उतनी है, सब कुछ वही है, लेकिन सिर्फ 2.5 घंटे आपको, जबकि मॉर्निंग वाले बच्चे सुबह 8 से लेकर 1:30 बजे तक बैठे रहते हैं, राइट? क्योंकि वो ऑफिशियल टाइम है, ये आपका जो है वो सोशल टाइम को सेक्रीफाइस हो रहा है। तो इसी तरह जब लेबर काम करती है अपने सोशल टाइम में, तो कहा जाता है कि उसे ज्यादा कंपनसेट किया जाए। कंपनसेट कैसे किया जाएगा कि ये तो नॉर्मल रेट है ना, तो आप कहेंगे अच्छा यार अगर वो काम करता है अपने नॉन सोशल आवर में तो उसे कितना देना है, उसे $15 पर आवर दे दो, ठीक है? नॉर्मल अगर काम करता है तो $10 पर आवर, अगर वो नॉन सोशल आवर्स अपने सोशल आवर्स में काम करता है तो फिर उसे $15 दे दो। तो लेट्स सपोज एक बंदा है जिसने काम किया, ये तो था नॉर्मल काम किया, एक बंदा है जिसने काम किया 10 आवर्स, तो उसकी सैलरी कितनी बनेगी? उसकी सैलरी सिंपली जो पहले 8 आवर्स हैं उसके हिसाब से उसे $10 के हिसाब से मिलेंगे, जो नेक्स्ट 2 आवर्स हैं उसे कितने मिलने चाहिए? उसे 15 के हिसाब से मिलने चाहिए। टोटल बन जाएगा $80 प्लस $30 इज इक्वल टू $110 उसकी टोटल सैलरी बन जाएगी, ठीक है? या उसकी रेम्युनरेशन बन जाएगी। अब ये तो काम है एक अकाउंटेंट जो सिंपल अकाउंटेंट है उसका। कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या काम है कि यार इसमें से डायरेक्ट कितना है और इनडायरेक्ट कितना है, क्योंकि हम लोगों ने तो अल्टीमेटली कॉस्ट कार्ड बनाना है। ये लेबर किस लिए लग रही है? क्योंकि वो कॉस्ट यूनिट्स बना रही है। कॉस्ट यूनिट्स कैसे बन रही है? कॉस्ट यूनिट्स वो है जो अल्टीमेटली आपने सेल करनी है, तो आपने तो एक यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और यूनिट की कॉस्ट के लिए हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट लेबर कौन सी है और इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट लेबर इज पार्ट ऑफ योर प्राइम कॉस्ट, while indirect labor is part of your overheads, production overheads, right? तो इसके लिए हमें फिर पता होना चाहिए कि कितनी डायरेक्ट है कितनी इनडायरेक्ट है। ये सारे सिनेरियो मैंने आपको इसलिए बना के दिया कि बेसिक तो है वो तो, अच्छा एक और चीज, बेसिक किसकी? यहां पे हम लोगों ने बात की है लेबर होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो होती ही इनडायरेक्ट है ना, उसमें तो सवाल ही नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर जो है उसकी जितनी कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसमें तो सवाल ही नहीं है। सवाल कहां है? जो डायरेक्ट लेबर है उसकी कॉस्ट कुछ बेसिक्स पे होगी, कुछ ओवरटाइम पे होगी। बेसिक तो ये डायरेक्ट कॉस्ट ही है, इट विल बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट। बेसिक जितनी भी होगी वो कंसिडर होगी डायरेक्ट में। जो ओवरटाइम काम करेगा, आप जरा ये समझ लेना, जो ओवरटाइम काम करेगा, ये बेसिक कितनी मिल रही थी? $10 पर आवर, राइट? ओवरटाइम कितना मिल रहा था? $15 पर आवर, राइट? अब जरा ओवरटाइम अगर उसे $15 पर आवर मिल रहा है तो उसमें वो बेसिक कितना ले रहा है ओवरटाइम? मतलब अगर वो बेसिक के हिसाब से ही काम कर रहा है तो $10 वो बेसिक ले रहा है और $5 वो प्रीमियम ले रहा है। ओवरटाइम का उसे कितना मिल रहा है? $15 पर आवर मिल रहा है ना, तो $10 तो ये वही है जो बेसिक पे ले रहा है वो। अगर वो 10 घंटे बेसिक पे काम करे तो $100 बनते हैं, और प्रीमियम उसे कितना मिल रहा है ओवर टाइम काम करने का? $5 के हिसाब से, $5 पर आवर। तो वो भी 2 घंटे जो उसने एक्स्ट्रा काम किया वो भी उसके, ये 10 बन गए, ये 100 बन गए, तो टोटल वो भी 110 ही जाते हैं। लेकिन यहां पे अब हमारी क्लासिफिकेशन हो जाएगी कि जो आपका ओवर टाइम प्रीमियम है ये कंसीडर होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट में। इवन फॉर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आपकी जो लेबर है वो डायरेक्ट है, लेकिन स्टिल जो है वो कंसीडर होगा, जो ओवरटाइम प्रीमियम है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में कंसीडर होगा। जबकि ओवरटाइम का जो बेसिक है वो कहां कंसीडर होगा? वो कंसीडर होगा डायरेक्ट कॉस्ट में। अच्छा, इसमें भी एक वेरिएशन आ जाती है, वो कहता है अगर तो ओवरटाइम जो लगवाया जा रहा है वो लगवाया जा रहा है कस्टमर की स्पेसिफिक डिमांड्स पे। कस्टमर कह रहा है भाई मुझे जो है ना वो 10 दिन के अंदर ये चीज चाहिए, अब 10 दिन के अंदर चीज चाहिए तो ओवरटाइम काम करवाना पड़ेगा। तो अगर ओवरटाइम काम करवाना पड़ेगा तो जितना भी ओवरटाइम है, चाहे वो प्रीमियम है चाहे वो बेसिक है, सारा डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि वो कस्टमर को डालो, कस्टमर की कॉस्टिंग में डालो ना। आप क्यों अपने इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स को बढ़ा रहे हो? हाँ, अगर ओवरटाइम वैसे ही नॉर्मल प्रोडक्शन नीड्स को मीट करने के लिए लग रहा है तो फिर प्रीमियम और उसमें हम लोगों ने डिस्टिंग्विश करना है। कोई सवाल यहां तक कॉन्सेप्ट वाइज?
एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, कोई सवाल अभी तक किसी को? ओके, आप दोनों के पास है कि एक है? किन दो के पास है? आप दोनों के पास है? मुझे दे दो, एक दे दो बस। बेटा ये अभी जो पेज नंबर आपका 118 है, इस पे ये जो जितनी मैंने डिस्कशन किया ये वही है। ठीक है, कि डायरेक्ट लेबर क्या होती है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर में और क्या चीजें आती है? आपकी बोनस पेमेंट्स इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, आपकी बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशंस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, आपकी आइडल टाइम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, आपकी सिक पे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, टाइम स्पेंट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, एंड ओवर टाइम प्रीमियम इज ऑल्सो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एनी क्वेश्चन सो फार किसी को? ओके जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग 1 वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट लेबर। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को बता दूं, अब जितनी भी इंटरनेशनल आप एग्जाम्स देंगे ना, वो ज्यादा एमसीक्यूज होते जा रहे हैं, वहां एमसीक्यूज ही होते हैं, आपको ऐसे बेस्ड बहुत कम है। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि दिमाग की दही करते हैं। वो क्यों दिमाग की दही करते हैं? क्योंकि बिकॉज हमारी एक तरीकाकार होता है, हम लोग वी गो फॉर द करेक्ट आंसर, वी फाइंड द करेक्ट आंसर। नहीं, एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका ही होता है कि रॉन्ग वन को ओमिट करो, आपके पास जो रह जाएगा वो राइट रह जाएगा। क्योंकि अगर राइट वन को ढूंढने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको राइट लग रहे होंगे। करेक्ट वन इस तरह नहीं मिलेगा। करेक्ट वन कैसे मिलेगा? कि आप जो रॉन्ग वन है ना, जो कि क्लियरली लग रहा है गलत है, उसको निकालते जाओ। लेट्स रीड इट, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट लेबर? सुपरवाइजर सैलरी इन अ फैक्ट्री। सुपरवाइजर की जो सैलरी है, क्या हम लोग सुपरवाइजर का जो टाइम है वो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पे कितना टाइम लगा था? नहीं, तो दैट इज इनडायरेक्ट। लेकिन अभी हमें पता नहीं है, शायद हो जाए, लेकिन इसको हमने काट दिया। हमने कहा नहीं यार, ये नहीं लग रहा, इसको जरा काट दो। मेंटेनेंस वर्क लुकिंग आफ्टर इक्विपमेंट इन द हॉस्पिटल। कोई मेंटेनेंस वाला है, वो मेंटेन कर रहा है, कैन यू फिगर आउट कि उसने मेंटेनेंस पे कितना टाइम लगाया था? जो कि एक पेशेंट कॉस्ट यूनिट है ना, पेशेंट पे लगा। नहीं, तो इसको भी काट दिया। ब्रिक लेयर्स इन अ हाउस बिल्डिंग कंपनी, एक मेसन जो मिस्त्री है जो ईंटें लगा रहा है, क्या वो? यस, हो सकता है, लेकिन अभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बिल्डिंग कंपनी के लिए दीवार बनाना, एक घर बनाना एक कॉस्ट यूनिट है ना, घर बनाना एक कॉस्ट यूनिट है ना। तो उसका जो मिस्त्री लगा हुआ है, क्या वो डायरेक्ट काम कर रहा है? यस, वो कर रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमें अंग्रेजी नहीं ना आती। तो हम जरा अंग्रेजी में प्रॉब्लम आ जाएगी कि यार ये है कि नहीं, अब ब्रिक लेयर क्या है, वो नया रफड़ पड़ जाएगा। तो हम पढ़ते हैं फोर्थ। वो कहता है वेजेस ऑफ क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग पर्सनल। अच्छा, अब वेजेस ऑफ क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग पर्सनल क्वेश्चनेबल है, क्योंकि इसमें सिनेरियोस ने नहीं दिया। तो फॉर मी, मुझे नहीं पता इसका करेक्ट आंसर क्या है। फॉर मी सी एंड डी में से दोनों करेक्ट हो सकते हैं, बट आई विल बी गोइंग विद द सी। बिकॉज वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंफर्म है। डू यू हैव एनी सॉल्यूशंस ओवर हियर? At the end of the chapter we'll definitely have solutions. C, right? So there it is, C, the correct option. But D भी हो सकता था अगर सिनेरियो क्लियर होता तो। This is how the MCQs are done, ठीक है? बट MCQs यकीन जानो आपकी जो क्लैरिटी बहुत करते हैं। अच्छा, उसके आगे उसने आपको दे दिया ओवरटाइम एंड ओवरटाइम प्रीमियम्स। मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया ओवरटाइम एंड ओवरटाइम प्रीमियम्स का, वो जरा देखना खुद से कि ये होता क्या है। हम लोग एक इलिस्ट्रेशन करते हैं छोटी सी। बल्कि मुझे एक बात बताओ, एक है, चलो इलिस्ट्रेशन भी कर देता हूं, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 भी कर देता हूं, दोनों कर देता हूं ताकि एक नई चीज है आप लोगों के लिए इजी हो। लेट्स रीड द फर्स्ट वन। मैं इसी में ना फिल करूंगा, ठीक है? फिल करके मैं फिर वहां पे चीजें निकाल दूंगा। वो कहते हैं वियना इज अ डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉय who works a standard 35 hours week and is paid a basic rate of 12 per hour। अब समझने वाली क्या बात है, उसका जो hours है पर वीक वो कितने हैं, यहां पे लिखता हूं, वो है 35 hours। यानी उसका जो स्टैंडर्ड टाइम है उसने 35 आवर्स काम करना है एक वीक में, और कितना मिलना है उसे मिलना है $12 पर आवर, राइट?
वो कहते हैं ओवर टाइम इज पेड एट अ टाइम एंड अ थर्ड। अच्छा, इसमें घबराना नहीं है। टाइम एंड अ थर्ड का मतलब ये है कि ये तो मिलेगा ही, इसका 1/3 एक्स्ट्रा मिलेगा उसे। तो टाइम एंड अ थर्ड कितना होगा? देखो 12 तो मिलेगा, प्लस 12 का 1/3 भी मिलेगा। लिख लिया करो ना, अंग्रेजी को लिख लिया करो। 12 तो मिलेगा, प्लस 12 का 1/3 भी मिलेगा। तो ये कितना बन जाएगा? 12 प्लस 4, तो $16 उसे मिलेगा ओवर टाइम का। ओवर टाइम का 16 मिलेगा। हम आगे नहीं पढ़ रहे, अभी ये बंद है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालूं तो मेरे पास आता है $4। ये क्या है? ये प्रीमियम है। 12 उसका बेसिक रेट है, $4 उसका प्रीमियम है, जो कि ओवर टाइम काम करने का मिलेगा। कोई सवाल अभी तक? ओके। इन वीक 8, यहां से परेशान नहीं होना कि ये वीक 8 भी कहीं लगना है। वो कह रहा है 8वें वीक में ऐसे ही रैंडम, वो ना बेटा छोड़ दो, अभी वहां कॉपी करना, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जरा क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ लो। इन वीक 8, इसका मतलब कोई 8 कहीं लाना नहीं है, वैसे ही है। वीक 9 भी हो सकता है, वीक 10 भी हो सकता है, 3rd 4th 5th भी हो सकता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। शी वर्क 42 आवर्स। जो ही आपके पास आया 42 आवर्स, आपके जहन में फौरन क्लिक हो जाना चाहिए, यार उसका तो 35 था, उसका वर्किंग आवर कितने थे? 35। उसने कितना काम किया? 42, 7 घंटे ज्यादा काम किया, यानी ओवर टाइम बनेगा। जब आपका ये वाला माइंडसेट चलेगा ना, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। एंड रिसीव 50 बोनस, और बोनस भी मिला 50 का। कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सबसे पहले वो कहते हैं बेसिक पे फॉर स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स उसके कितने हैं? उसके स्टैंडर्ड आवर्स है जी, अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, हमें $16 का तो पता है ना, ओवर टाइम उसे 16, यहां हम लोगों ने कैलकुलेट किया 12 प्लस 12 का 1/3, तो 16 में मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। $4 प्रीमियम है और $12 उसका बेसिक है। जब कुछ ना बताया गया हो कि ये स्पेसिफिक कस्टमर की डिमांड पे किया है या खुद किया है, तो फिर यही अज्यूम किया जाता है कि खुद किया है, ठीक है। फिर यही फिर स्पेसिफिक डिमांड पे नहीं कंसीडर किया जाता। तो 12 बेसिक है और 4 प्रीमियम है। तो कह रहे हैं बेसिक पे फॉर स्टैंडर्ड आवर्स, तो बेसिक पे फॉर स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 35, और बेसिक पे कितनी है? 12। तो जब मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? $420 उसके बन गए। क्या? बेसिक पे फॉर बेसिक आवर्स। लेकिन ये क्या होगी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट? ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, क्योंकि वो है ही ऊपर लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट लेबर है। क्लियर है? कोई सवाल यहां तक? उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में 0 आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में 420 आ जाएगा। बेसिक पे फॉर ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम आवर्स कितने लगाए? 7, और बेसिक पे कितने लगाए? 12 पे, तो ये बन जाएगा $84। $84 कहां आना चाहिए? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, क्योंकि बेसिक पे है। ओवर टाइम बेसिक भी डायरेक्ट लेबर में ही आता है। ओवर टाइम प्रीमियम इनडायरेक्ट में आता है, और अगर स्पेसिफिक कस्टमर डिमांड पे हो तो ये भी डायरेक्ट में चला जाता है। ठीक है? कोई सवाल यहां तक? ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, ठीक है। कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। अच्छा, ओवर टाइम कितना काम किया उसने? 7 आवर्स, लेकिन प्रीमियम कितना मिला उसे? $4 का, तो $28 इज ओवर टाइम प्रीमियम। तो ये क्या है? ये इनडायरेक्ट है, राइट। और उसके बाद बोनस, बोनस तो होता ही इनडायरेक्ट है, तो बोनस मिला उसे $50 का, जो कि है ही इनडायरेक्ट। गॉट इट? लेबर कॉस्टिंग में कुछ भी याद रखने वाला नहीं होता, सिर्फ इसकी हेरा फेरी है जी। प्लीज सर, ये इन्होंने क्या 42 मतलब एक्स्ट्रा काम किया है, अगर ये 35 से कम करता था फिर नहीं, वो क्या होता है, एक तो अजम्पशन ये होती है कि 35 से, हाँ क्वेश्चन ठीक है आपका, उसमें फिर गारंटी वेजेस आती है। गारंटी वेजेस क्या होती है? आपके जो एम्प्लॉय है ना, उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। देखो हम लोग जो है ना, बीइंग पाकिस्तानी, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हम लोगों के ज़हन में फ्रॉड भी होता है, हम लोगों के ज़हन में 2 नंबरी भी होती है। पहले 2 नंबरी आती है, उसके बाद राइट पाथ आता है, ठीक है। जो
डेवलप नेशन है ना, उनमें ये नहीं है। वो अगर 35 आवर्स काम करना है तो उन्होंने 35 आवर्स, हाँ मैं ये नहीं कहता हर बंदे का, शायद वहां 10% हो, यहाँ पे 90% है, तो वो 35 आवर्स काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, पैसे है ना, काम करने के लिए तो आए हैं। हाँ हो सकता है कंपनी में काम ही ना हो, ये भी तो सवाल है ना, कंपनी में काम ही नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, कोरोना आ गया भाई, प्रोडक्शन फैक्ट्री बंद है, फिर क्या होता है, वो भी बड़े इंसाफ वाले लोग हैं, इसीलिए तो कामयाब है। मुसलमानों वाली जितनी हसलतें हैं वो उन्होंने पकड़ी हुई हैं, तो वो कहते हैं गारंटी वेजेस, भाई 35 आवर्स की तो आपको पेमेंट मिलेगी। अगर कंपनी की तरफ से हम लोग कम आपको काम देंगे तो 35 आवर्स की वेजेस मिलेंगी। ये तो हमारे शिफा में भी होता है, शिफा में मेरे बड़े भाई हैं, वो कंसल्टेंट हैं, तो कंसल्टेंट्स जितने भी हैं उनको कुछ गारंटी वेजेस मिलती हैं, उसके बाद अगर इतना आप कर लो उसके बाद आगे चीजें जाती है। उनके यहाँ पे सिस्टम्स और हैं लेकिन गारंटी वेजेस उधर भी है, तो फिर 35 की गारंटी वेजेस मिलती है। अच्छा लेट्स सपोज 35 से कम किया तो जितना उसने काम किया 34 आवर्स, 34 और 33, 32, 30, उसके हिसाब से 12 के हिसाब से मिल जाएगा, कोई कटेगा नहीं, राइट? ठीक हो गया, इसको रब कर दूं, फोटो ले लो, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 करते हैं, बड़ी मजे वाली टेस्ट अंडरस्टैंडिंग मैं कर देता हूं। अच्छा मैं कर देता हूँ रबिया, कोई नहीं, आप बैठो, आप नोट कर लो। थैंक यू। क्या चीज दे दो, मेरे पास है नहीं है वैसे। थैंक यू। डन, ओके ओके जी, लेट्स डू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2। ब्लैक से करूं? अच्छा लेट्स डू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2, बड़ी मजे की है। अच्छा इसमें सबसे चीज जो मजे की होती है ना, वही होती है आपने डेटा फेच करना है। डेटा में क्या कहता है, कंपनी ऑपरेट्स अ फैक्ट्री which employed 40 direct workers throughout the 4-week period just ended। तो वर्कर्स कितने थे? वर्कर्स थे हमारे पास 40 और वीक्स कितने थे? 4 वीक्स, राइट? डायरेक्ट एम्प्लॉय वर पेड एट अ बेसिक रेट ऑफ $4 पर आवर फॉर 38 आवर वीक, यानी वो कह रहा है स्टैंडर्ड जो आपका स्टैंडर्ड आवर्स हैं पर वीक वो कितने हैं? वो है 38 आवर्स, और बेसिक पे कितनी है? $4 पर आवर, ठीक है? टोटल आवर्स ऑफ द डायरेक्ट वर्कर्स इन द 4-week पीरियड वर 6528। उसने बता दिया कि टोटल आवर्स कितने हुए? 6528 आवर्स, राइट? बनना कितने चाहिए थे? मैंने कुछ नहीं देखा आगे, ठीक है? अभी कुछ नहीं देखा बेटा, जरा क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ, ठीक है? अभी मुझे नहीं पता आगे वो क्या कह रहा है, लेकिन दिस इज वेयर योर ब्रेन शुड ऑल्सो वर्क। यार टोटल आवर्स तो इतने काम किए, लेकिन उनके बनने कितने चाहिए थे? अगर स्टैंडर्ड पे काम करते हैं तो हम लोग स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लेते हैं। अच्छा स्टैंडर्ड आवर्स कैसे हमारे पास निकलते हैं? 38 आवर्स का वीक है, ठीक है? कितने वर्कर्स हैं? 40, और 4 वीक होते हैं ना एक महीने में, तो 4 वीक है, बताओ जरा कितने आवर्स बनते हैं? मेरे ख्याल से कैलकुलेटर का फाइन करना पड़ेगा। 60 ये आवर्स बनते अगर वो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करते, लेकिन बने कितने? 6528। अब हम लोगों के ज़हन में ये नहीं होना चाहिए अभी 2 नंबरी करके ज्यादा आवर्स ले लिए, नहीं, ये ओवर टाइम थे, तो इनमें से जो डिफरेंस आएगा वो कितना है? 448 का ओवर टाइम आ गया, इतना उन्होंने काम किया ओवर टाइम आवर्स। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस इतना पढ़ के फौरन हम लोगों ने निकाल लिया। कोई सवाल यहां तक? ओके, ओवर टाइम विच इज पेड एट अ प्रीमियम ऑफ 35% is work in order to meet general production requirements।
तो जनरल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब है वो कहता है ओवरटाइम प्रीमियम जो है वो इनडायरेक्ट में जाएगा, और कितना जाएगा वो कहता है ओवरटाइम कितना है, ओवरटाइम प्रीमियम 35% उसका। तो जो ओवरटाइम प्रीमियम पे होगा वो कितना होगा, वो होगा 35% ऑफ $4। कितना 1 पॉइंट आगे 1.40 डॉलर्स पर और प्रीमियम पे होगा। कैसे आया 35% 4 का $4 पर और है ना बेसिक पे, तो उसके ऊपर ही मिलना है ना आपको। कोई सवाल अभी तक? ओके। एम्प्लॉय डिडक्शंस टोटल 30% ऑफ ग्रॉस वेजेस। एम्प्लॉय डिडक्शन कितनी है 30% ऑफ ग्रॉस वेजेस। अभी मैं वो नहीं निकाल रहा यहां पे। वो कहता है 188 आवर्स ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स टाइम वर रजिस्टर्ड एज आइडल टाइम। ये थोड़ा सा यहां पे ट्रिकी आ गया है। आइडल टाइम कितना है 188 आवर्स, और किसमें, ये टोटल आवर्स में से, ये टोटल आवर्स में से 188 आवर्स कितना है आइडल टाइम है। आइडल टाइम इनडायरेक्ट होता है, और कहता है 30% ऑफ ग्रॉस वेजेस जो है वो डिडक्शन में जाती है। तो अब वो हमसे कितनी चीजें मांग रहा है? सबसे पहले वो मांग रहा है, बताओ भाई ग्रॉस वेजेस कितनी बनेगी। ठीक है जी, ग्रॉस वेजेस कितनी बनेगी? तो बेटा बहुत आसान है, अगर पहले ग्रॉस वेजेस निकालनी है, देखो ये उनके स्टैंडर्ड आवर्स हैं, 2-3 तरीकों से निकाले जा सकते हैं। ये उनके टोटल आवर्स हैं, ये स्टैंडर्ड आवर्स है ना, तो स्टैंडर्ड आवर कितने पे जाएंगे? स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड पे होंगे ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा बेसिक पे फॉर बेसिक वर्क। स्टैंडर्ड आवर जितना उन्होंने काम किया था उतना 4 के हिसाब से मिलेंगे ना उन्हें। ठीक है, ये जो ओवरटाइम काम किया ये कितने पे मल्टीप्लाई होगा 4 + 1.40, क्योंकि ओवरटाइम जो काम कर रहे हैं वो बेसिक भी तो मिल रहा है ना उन्हें, बेसिक भी तो मिल रहा है ना। अच्छा मैं यहां पे एक और काम आपके लिए इजी कर देता हूं ताकि हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशंस इजी हो जाए। मैं यहां पे क्या काम करता हूं, ओवरटाइम आवर्स को बेसिक में ले जाता हूं और प्रीमियम में ले जाता हूं ताकि नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। जो ओवरटाइम आवर्स है वो अगर बेसिक पे मिलेंगे तो कितने मिलेंगे 448 मल्टीप्लाई बाय $4, और प्रीमियम पे कितने मिलेंगे वही $448 मल्टीप्लाई बाय $1.40। जरा मुझे बताओ कितनी अमाउंट आती है, कौन सी वाली? $1792, $627, और ये भी तो है 6, अच्छा सॉरी 627, 24,000 तो आएगा, $24,320। ये टोटल आ गई कौन कौन सी, 1 2 3, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी ग्रॉस वेजेस। मैं यहां लिखता हूं 24,320 प्लस 1792 प्लस 627, बताओ जरा बेटा 26,739। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। दूसरा उसने कहा डिडक्शन बताओ, तो डिडक्शन जो है वो ग्रॉस का 30% है, तो ग्रॉस का 30% डिडक्शन आ गई, विच मींस 26,739 मल्टीप्लाई बाय 30%, बताओ कितनी आ जाएंगी 80 डबल ना यार 80.7, तो 8022 कर लेते हैं हम, पॉइंट्स पे नहीं लेके जाते ना, इजी रखते हैं अपने लिए। कोई सवाल यहां तक किसी को? अच्छा उसके बाद उसने कहा नेट वेजेस, तो यार नेट वेजेस निकालना मुश्किल है। नेट वेजेस कैसे आती है, ग्रॉस में से इसको माइनस कर दो, ठीक है, ग्रॉस में से
डिडक्शन को माइनस कर दो, बताओ 18717 डॉलर। अच्छा एक और चीज होती है पता क्या, बीइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट आपको नंबर से खेलना आना चाहिए। डिडक्शन कितनी थी 30% ना, तो बाकी 70% क्या है नेट वेजेस, तो आप इसका डायरेक्टली 70% लोगे फिर भी आ जाएगी, राइट? इसका डायरेक्टली 70% लोगे फिर भी वही आएगा, लेके देखो आता है। आ गया, ठीक है। देखा वो बेसिकली क्या है, आपने सिर्फ उसको मैनेज करना है। अच्छा अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया कि हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में उसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमारा ऑलमोस्ट काम हुआ पड़ा है, हमारा ऑलमोस्ट काम जो है वो हुआ पड़ा है। अच्छा ये वाला जो है, ये अगर ये देखें, ये क्या है, ये डायरेक्ट वेजेस हैं, ये भी डायरेक्ट है, ठीक है। फिलहाल जो इनडायरेक्ट आ रही है वो ये आ रही है। 627 तो इनडायरेक्ट है ही है, उसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन साथ में दो चीजें उसने की। उसने कहा जी 188 आवर्स वर रजिस्टर्ड एज आइडल टाइम, और वो 188 आवर्स किसके, यहां वाले, यहां वाले प्रीमियम वाले नहीं, यहां वाले, ठीक है। तो यहां से हम उनको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। देखो पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर लानी है और हम लोगों ने इनडायरेक्ट लेबर लानी है, राइट। डायरेक्ट लेबर हमारे पास अभी कौन सी बन रही है, देखो टोटल वेजेस तो यही है ना, इनके अलावा तो है ही नहीं है। तो क्या बन रही है हमारे पास 24320 प्लस 1792, जरा बताओ कितनी आती है, 26112। इसमें से माइनस कर देते हैं क्या, 188 आवर्स ऑफ आइडल टाइम, क्योंकि उसको शिफ्ट करके इनडायरेक्ट में लेके जाना है ना। अच्छा वो कैसे आएगा, 188 मल्टीप्लाई बाय 4, बताओ जरा मुझे कितना आता है, 25360 डॉलर। ये आ गया आपकी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। अच्छा इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कौन सी है, ये तो आपके पास थी, इसमें तो सवाल ही नहीं था, 627 डॉलर तो थी, प्लस ये वाली उठा के यहां पे ले आए 188 जो आपके ऑर्स थे $4 के हिसाब से कितने बन गए, वो कितना 7 नहीं, टोटल बता दो, $1379। अच्छा फिर कहता हूं आप लोगों को नंबर से खेलना आना चाहिए। जरा इसको और इसको जमा करो दोनों को, टोटल वेजेस को ही तो डिवाइड कर रहे हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट में, गॉट इट। तो दिस इज यू हु विल बी हाउ यू विल बी अप्रोचिंग द क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन को पकड़ते हो। अब मैंने इसी क्वेश्चन डबल वर्किंग भी कर सकते थे, इसकी दूसरी वर्किंग क्या होती, सुन लेना एक मिनट। दूसरी वर्किंग क्या होती, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये पूरे के पूरे और जो है ना, इनको बेसिक पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जरा सुन लेना, इन पूरे ऑड्स को टोटल को पहले बेसिक पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, क्या आता, मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल एक अमाउंट आ जाती। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो निकाले हुए थे इसको प्रीमियम पे सिर्फ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर भी यही आता। लेकिन इसके लिए फिर हमें दोबारा वर्किंग करनी पड़ती। बेटा जरा वेरीफाई भी कर लेना पीछे से आंसर, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। 2 है, देख लो 26739, हम पॉइंट्स नहीं ले रहे। 802122 है, 18717, ठीक है, 25360, 1379। अब उसने भी कुछ कैलकुलेशन की होंगी पीछे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन ये वाली कैलकुलेशन की तरह नहीं होगी,
वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, इसको नोट करना है, कर लो बेटा, जरा मुझे देना फिर। हाँ ले लो ले लो। ओके, समझ आई है? कोई बात नहीं, आ जाएगी। नहीं तो अगला तो है ही है ना, अगली दफा फिर ऑफर होना, पूरी आ जाएगी। तब कौन सा भागी जा रही है, इधर ही है हम लोग। कोई बात नहीं बेटा, जाओ। क्विज में अभी बड़ा टाइम है। हो गया कि नोट कर रहे हो? आप किसके पास सोल्यूशन वाला भी है? सोल्यूशन जरा जस्ट रेफर कर लो उसको, कि मैं तरीका, मेरी कोशिश ये होती है कि जो उसने किया हो ना, उससे अलग तरीका आपको करके दूं। ये लो, डन कर दूं ना? फोटो ले लो, ले लिया ना? अच्छा जी, अब होता क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्रीज करवाई जाती है नॉर्मली, कुछ 14-15 एंट्रीज होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स की। वो यही सारी चीजें हैं। 6 एंट्रीज हम लोगों ने की मटेरियल में, समझ आई? 2-3 एंट्रीज होंगी हमारे पास लेबर में, 2-3 एंट्रीज हमारे पास एक्सपेंसेस में होंगी। जब आपने कंप्यूटर में ऑलरेडी ये एंट्रीज पास की होंगी, आप कंप्यूटर पे सिस्टम को कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स की हमें स्टेटमेंट बना दो, तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स की स्टेटमेंट बना दें, बस सिंपल। ठीक है, इसमें कोई दूसरा सवाल ही नहीं है। अब आती है लेबर की अकाउंटिंग। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, ये बात याद रखना, हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं, जो टेक्स्ट फॉलो कर रहे हैं, उसमें एक अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? कि इंटीग्रेटेड अकाउंट है, कॉस्ट के अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंटीग्रेटेड अकाउंट है। क्योंकि जब भी आपको कॉस्ट के अकाउंट्स में बैंक पेएबल का वर्ड नजर आता है ना, तो इट मींस इंटीग्रेटेड है। ये नहीं है कि कॉस्ट वाले सिर्फ अलहदा, क्योंकि अगर कॉस्ट वाले सिर्फ अलहदा अकाउंट बना रहे हो ना, तो फिर यू विल नॉट फाइंड द वर्ड पेएबल, यू विल नॉट फाइंड अ वर्ड बैंक। ठीक है, उनके और होते हैं, वो स्टोर को क्रेडिट कर रहे होंगे, क्योंकि फिर तो पेएबल वाला काम ही नहीं है ना उनका, अब तो फाइनेंस से काम ही नहीं है। तो आजकल जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं, कि कॉस्ट भी और फाइनेंशियल भी इकट्ठे चल रहे होते हैं। सो होगा क्या, जब हम लोगों ने लेबर कॉस्टिंग करनी है, तो लेबर कॉस्टिंग में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है पेरोल का। भाई जब जितनी भी रेम्यूनरेशन आपने बनानी है, पेरोल में बनानी है, उसमें पेरोल ही आता है ना पहले। हाँ, पेरोल की कैलकुलेशन के लिए, उसकी अकाउंटिंग के लिए हम लोग 3 डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं। मुझे पहले का नाम बताना, टाइम शीट, दूसरे का टाइम कार्ड, तीसरा ये होते क्या है? देखो मैं आपको अपनी एग्जांपल देके बताता हूं, ठीक है? हम यूनिवर्सिटी में आए, वो कैसे रिकॉर्ड होगा? वो रिकॉर्ड होगा टाइम शीट से, कि हम लोगों ने अटेंडेंस लगाई 8 बजे और चेकआउट किया 1:30 पे, या शाम में अटेंडेंस लगाई हम लोगों ने जो है वो चेक इन किया 8 o'clock, चेकआउट किया 1:30 पे, या शाम में चेक इन किया 3:30 पे, चेकआउट किया 7:30 पे। ये क्या है? ये है टाइम शीट। सवाल ये आया कि ओके ये तो आ गया,
हम यूनिवर्सिटी में आ गए, क्या हम लोगों ने आगे काम किया? ये कैसे रिकॉर्ड होगा? ठीक है, तो ये जॉब शीट पे रिकॉर्ड होगा। वो जो गुलजेब भाई चक्कर लगाते हैं कि यहाँ भी क्लास ले रहे हैं कि नहीं। अच्छा, इसको मैं और इसको डिग डाउन करूं तो होगा क्या? वो टाइम कार्ड होगा। जो गुलजेब भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टाइम कार्ड है कि हाँ भाई वो जो 3:30 पे इस बंदे ने अटेंडेंस लगाई थी, क्या 3:45 पे वो क्लास में गया और क्लास से कितने बजे निकला, वो टाइम कार्ड है। दो चीजें आ गई, एक ने रिकॉर्ड किया मेरा आने का टाइम और जाने का टाइम। हो सकता है मैं आऊं, मैं अटेंडेंस लगाऊं और निकल जाऊं, और फिर जब छुट्टी का टाइम हो फिर आऊं, अटेंडेंस लगाऊं, फिर निकल जाऊं। तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? टाइम कार्ड। जो आपके बाहर सुपरवाइजर देख रहे हैं, हाँ भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ काम कर रहा है। अच्छा, उन्होंने तो देख लिया कि टाइम कार्ड पे उन्होंने नोट कर लिया हाँ बंदा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? मैं अंदर बातें करता हूं, बातें करके मैं चला जाता हूं। तो फिर कैसे वेरीफाई होगा काम कर रहा है कि नहीं? कोर्स आउटलाइन कितनी पढ़ाई गई है, कोर्स आउटलाइन कितनी पढ़ाई गई है, कितने लेक्चर्स में, दैट इज योर जॉब शीट। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, आपका लेबर है, एंटर होता है, वहां पे जो गार्ड के पास अटेंडेंस लगती है और निकलते हुए अटेंडेंस लगती है। ये यहाँ मशीन है, पंच किया आ गया, पंच आउट किया, वो क्या है? वो टाइम शीट है, उसका ओवरऑल टाइम रिकॉर्ड कर रहा है। अब वो उस टाइम को कर क्या रहा है? वो भाई प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं? वो कौन से एरिया में, क्या वो बैठ के सिर्फ चाय पी रहा है? नहीं, वो क्या कर रहा है? वो भाई टाइम देखो, उसका टाइम किधर स्पेंड हो रहा है, तो वो प्रोडक्शन एरिया में है, वो है टाइम कार्ड। इस पे कौन साइन करेगा? सुपरवाइजर, जो सुपरवाइज कर रहा है कि हाँ भाई काम कर रहा था। अच्छा, काम तो कर रहा था, तो इसको पैसे किस चीज के दे रहे थे? इसको पैसे दे रहे थे प्रोडक्शन करने के। भाई यूनिट तो वो बना नहीं था रहा, तो वो क्या कर रहा था? वो कौन सा काम कर रहा था? वो प्रोडक्शन एरिया में बैठ के बातें कर रहा था। तो वो कौन सी? वो जॉब शीट से रिकॉर्ड कि बनाई कितनी है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट यूज होते हैं टाइम रिकॉर्ड करने के लिए और उसका काम रिकॉर्ड करने के लिए। और मैंने अपनी एग्जांपल भी दे दी आपको। बच्चों के जहन में ना, मैं कहूंगा बच्चों के जहन में चिमूने लड़ रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स रेनिंग बेटा। लेकिन मजे की बात बताऊं, जो पहली बारिश होती है ना, जो कि विंटर ला रही होती है, वो बहुत प्यारी होती है। ठीक है, वो बहुत प्यारी होती है। मैंने तो चाय पी के एंजॉय कर लिया। मैंने नमाज के लिए दूंगा ना मगरिब की ब्रेक, ये करके 6:15 बजे ब्रेक दूंगा, नमाज पढ़ना, मैं उतनी देर में कॉपियां करा लाऊंगा जो है आपकी क्विज की, और उसके बाद आगे क्विज करेंगे। नहीं वो मेरा सियासी बयान था, ये मेरा तो वो सियासी, वो तब कैमरा नहीं था इसलिए वो सियासी बयान था। Who's the boss? I'm the boss. बेटा सुनो 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 सुनो, आज क्विज आगे चला गया ना, तो फिर एवरीथिंग आप लोगों का ये तो हो जाता है। आज जिसका नहीं भी प्रिपरेशन ना, उसका जब क्विज हो जाएगा ना, उसे पता लग जाएगा ये बंदा हिलता नहीं है, फिर जितनी मर्जी गालियां निकालो। नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्विज होगा कि नहीं होगा। क्विज तो होगा, आप नहीं दोगे तो ना देना, क्विज तो होगा। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, दिस इज योर चॉइस जो जाएगा। मैं शायद बाद में 7 बजे तक कोई लेक्चर पढ़ा दूं, क्योंकि मुझे कोर्स आउटलाइन पूरी करनी है। मैं रिकॉर्डिंग में हूं बेटा, मुझे टाइम शीट, मैं जो पैसे कमा रहा हूं मैंने हलाल करने हैं। टाइम शीट, टाइम कार्ड, जॉब, चाहे बारिश जो मर्जी हो रही है बाहर, अरे बारिश में डड्डू निकलते हैं बाहर, तो डोंट बी डड्डू, लेट्स बी अ कॉस्ट अकाउंटेंट, राइट। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके हम लोगों ने क्या करना है? कॉस्टिंग करनी है। जितना टोटल टाइम होगा उसके मल्टीप्लाई। अभी हम लोगों ने ग्रॉस पेमेंट कैलकुलेट किया ना, ग्रॉस वेजेस, उससे एंट्री क्या पास करेंगे? उससे हम लोग एंट्री पास करेंगे लेबर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। जितनी ग्रॉस वेजेस थी हम लोगों ने ये काम कर दिया। फॉर एग्जांपल जितनी हमारी वेजेस निकली हम लोगों ने कर दिया। अब कॉस्ट अकाउंटेंट का काम शुरू होता है क्या? कि इस लेबर एक्सपेंस को उसने
डिवाइड करना है किसमें, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। अगर आप लोगों को याद हो मटेरियल में मैंने आप लोगों को कहा था डायरेक्ट मटेरियल जब भी इश्यू होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, डायरेक्ट मटेरियल जब भी इश्यू होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ये आपके क्विज में भी है। डायरेक्ट मटेरियल जब भी इश्यू होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, वर्क इन प्रोग्रेस। और जब भी इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू होगा तब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड। बस पता लग गया मुझे बच्चों, आज क्विज का मजा आएगा। सो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट जो है वो डेबिट होगा जब भी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगी तो प्रोडक्शन ओवरहेड, और जब डायरेक्ट कॉस्ट लगेगी तो वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। जैसे हम लोगों ने मटेरियल की एंट्रीज निकाली थी, इसी तरह हम लोग, आपके पास एक अकाउंट है, वहां से उस अकाउंट से हम लोग इसकी एंट्रीज निकालते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें आपका अकाउंट जो उसने दिया है लेबर का अकाउंट, और ये कंट्रोल अकाउंट है, इसमें सारी किस्म की लेबर आ रही है। अगर इसके डेबिट साइड देखें तो इसकी डेबिट साइड पे लिखा हुआ है बैंक। इसका मतलब ये है कि ये एंट्री उसने पास कर दी, लेबर एक्सपेंस डेबिट 80 से, बैंक अकाउंट क्रेडिट 80 से। अगर आप लोगों के ज़हन में आ रहा है कि इस अकाउंट में तो बैंक जो है वो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, सर ने बैंक को क्यों क्रेडिट किया है, तो डोंट आस्क मी क्वेश्चन, मैं सर फाड़ दूंगा चौथे सेमेस्टर में बैठ के। इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन सो दैट्स ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन योर एबिलिटी, ठीक है। अगर आ रहा है और प्रॉब्लम है तो बाहर जाके किसी अपने यादों से पूछ लेना, या मुझसे प्राइवेटली पूछ लेना, क्लास में नहीं पूछना, रिकॉर्डिंग में नहीं पूछना, मैं फिर कंट्रोल नहीं कर सकूंगा, ठीक है। सो जो पहली एंट्री हमारी बन रही है वो बन रही है लेबर अकाउंट, क्योंकि जो डेबिट और क्रेडिट होता है वो जो टी अकाउंट का टाइटल होता है वो डेबिट क्रेडिट हो रहा होता है, तो लेबर अकाउंट डेबिट हो रहा है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ था, वो बैंक अकाउंट था। अब आते हैं अपनी क्रेडिट साइड पे, एंट्रीज बनाते हैं इसकी। हमारे पास वो कहता है जी वर्क इन प्रोग्रेस, लेबर अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो लेबर अकाउंट क्या हो रहा है जी, लेबर अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, कितने से, 80 से, 60 से, सॉरी 60 से। तो डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट आपका हो रहा है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो इसका मतलब क्या है कि 60,000 या 60 की आपकी डायरेक्ट लेबर लगी है। आपकी डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कितनी है, 60 की, वो 60,000 हो, 60 मिलियन हो, वो क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट जो है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अच्छा, उसके आगे उसने कहा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स उसने 4 किस्म के दिए हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड की डिटेल बाद में लाएंगे, लेकिन 4 किस्म के प्रोडक्शन ओवरहेड है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट आपका हो रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट, और क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है लेबर का अकाउंट। कितने से, 14 + 2 + 2 18 + 1 + 1 20, टोटल 20 से। वो तो प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर उसकी क्लासेस है ना, कि प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर क्या क्या आता है, इंडायरेक्ट लेबर आती है, ओवरटाइम प्रीमियम है, शिफ्ट प्रीमियम है, सिक पे है, आइडल टाइम है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो उसकी वो है एंट्रीज। लेकिन मेन एंट्री क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो क्या हो रहा है, वो आपका डेबिट हो रहा है, और लेबर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। आप अगर एक चीज नोट करें, आपका लेबर अकाउंट हुआ था डेबिट 80 से, अब आपका लेबर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 20 और 60 80 से। इसका मतलब है लेबर एक्सपेंस है। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको याद हो तो एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, एक्सपेंस उसी साल में मैच होके खत्म हो जाते हैं। और इसी तरह अगर मटेरियल का अकाउंट आपको याद हो, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, उसमें ओपनिंग बैलेंस भी था और क्लोजिंग भी था, वो कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा था और कैरीड डाउन भी हुआ था, क्योंकि वो एसेट था, करंट एसेट अकाउंट था, राइट। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, ये जितनी भी लेबर एक्सपेंस आएगा उसे हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में करके उसकी शीट्स बना के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को दे देनी है। क्लियर है जी। तो लेबर की हमारे पास, मटेरियल्स की हमारे पास 6 एंट्रीज थी, लेबर की हमारे पास 3 ही एंट्री होंगी, एक लेबर एक्सपेंस की, और फिर लेबर एक्सपेंस को डिवाइड करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, और 2 एंट्रीज वो होगी, टोटल 3 लेबर की और 6 मटेरियल की। अभी तक 9 एंट्रीज हम लोग कर चुके हैं, राइट। इसका क्वेश्चन करते हैं।
टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3, इसको रब कर दूं, पिक्चर ले लो जल्दी से। डन, ओके। चेक काउंट कर लो, ऑप्शन देता हूं, क्विज पहले कर लो, क्विज छोड़ने वाला ऑप्शन ही नहीं है। ओके जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3, the following information is taken from payroll records of a company. उसने आपको डायरेक्ट वर्कर्स, नाउ सी द नरेशन, डायरेक्ट वर्कर्स और इनडायरेक्ट वर्कर्स की उसने आपको दिया बेसिक पे, ओवरटाइम प्रीमियम, ट्रेनिंग, सिक पे, आइडल टाइम और टोटल दे दिया। बेटा एक चीज याद रखनी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट वर्कर्स है, उनका बेसिक हो, उनका बेसिक ओवरटाइम हो, उनका बेसिक प्रीमियम हो, व्हाटएवर इज दे हैव, दैट इज ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो इनडायरेक्ट वर्कर्स का तो इनडायरेक्ट ही होगी ना, अंदर बैठ के भी वही आवाज आ रही है। इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्ट लेबर की ही कॉस्ट होगी, ठीक है। वो इनडायरेक्ट लेबर की चाहे बेसिक हो, चाहे बेसिक ओवरटाइम हो, चाहे प्रीमियम हो, वो इनडायरेक्ट ही रहेगा। लेकिन डायरेक्ट वर्कर्स का जो प्रीमियम है वो इनडायरेक्ट में काउंट होगा, डायरेक्ट वर्कर्स की जो सिक पे है वो इनडायरेक्ट में काउंट होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। डायरेक्ट वर्कर्स का जो आइडल टाइम है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में काउंट होगा। तो ये उसने हमें कुछ डेटा दिया है, अब वो कहता है क्या करो, वो कहता है लेबर अकाउंट कंप्लीट करो। हमने पहले क्या किया था, हमने पहले लेबर अकाउंट से एंट्रीज बनाई थी, यही किया था ना। अब हम लोग उन एंट्रीज को, मैं दोबारा एंट्रीज को नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली आपका लेबर अकाउंट बनाऊंगा। तो लेबर अकाउंट को फॉर्मुलेट करते हैं, और ये कौन सा अकाउंट है, ये कंट्रोल अकाउंट है, टी अकाउंट है और टी कंट्रोल अकाउंट है कि इसमें सारी लेबर है। देखो हमारी पहली एंट्री कौन सी होती है, हमारी पहली एंट्री होती है लेबर एक्सपेंस डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री है ना। और लेबर एक्सपेंस कौन सा, सारा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिक्स। तो अगर हम लोग टोटल का कॉलम देखें तो टोटल को अगर सारा टोटल करें तो ये टोटल एक्सपेंस है। कैन यू प्लीज टोटल इट, ठीक कैलकुलेट करना, ठीक है। 60 प्लस 14 74, क्या 60 प्लस 14 500 प्लस 7250 प्लस 3750 87700। दिस इज द टोटल कॉस्ट। और इसकी एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट क्रेडिट, लेबर एक्सपेंस, लेबर अकाउंट डेबिट। अब इसको दो हिस्सों में डालना है, किसमें, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, ठीक है। डायरेक्ट में अगर हम लोग करते हैं तो पहली एंट्री क्या आती है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, और कौन सा क्रेडिट, लेबर अकाउंट क्रेडिट। एंट्री यही है ना, दो एंट्री, दूसरी एंट्री। अच्छा वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आएगा सारी की सारी डायरेक्ट पे। अब डायरेक्ट पे कौन सी है, बेसिक पे। अब इंडिविजुअल को देखते हैं, बेसिक पे फॉर बेसिक आवर्स, डायरेक्ट की कितनी है 43,000, इनडायरेक्ट की तो है ही, इनडायरेक्ट है ना, उसमें तो बात ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ओवर टाइम की बेसिक भी आएगी इसी में 10,000, और कुछ भी नहीं। ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो इनडायरेक्ट है। तो टोटल किया कितना हो गया, तो 53,000 से हम लोग एंट्री पास कर देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, लेबर अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री हमारी कौन सी होगी, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट और लेबर अकाउंट क्रेडिट। लेकिन इसमें हमारे पास कैटेगरीज हैं। अब
पहली कैटेगरी हमारे बेटा नहीं भाग जाता कहीं, पढ़ लो यहां से, ओ पढ़ लो, नहीं भागेगा कहीं। सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा बेसिक में, इनडायरेक्ट में, बेसिक पे फॉर इनडायरेक्ट लेबर्स। क्योंकि बेसिक पे फॉर डायरेक्ट लेबर तो डायरेक्ट थी, लेकिन बेसिक पे जो है फॉर इनडायरेक्ट लेबर, मैं अब यहां पे इनडायरेक्ट लेबर लिखूंगा नहीं क्योंकि हमें पता है बेसिक प्रोडक्शन ओवर में इनडायरेक्ट ही आती है। तो बेसिक पे फॉर इनडायरेक्ट कितनी है, वो है जी 17,000। अच्छा, बेसिक ओवर टाइम मैं ओटी लिख देता हूं, वो कितना है 4,500। अच्छा जी, ओवर टाइम प्रीमियम कितना टोटल आएगा, डायरेक्ट का भी इनडायरेक्ट का भी, एग्जैक्टली 7250। अच्छा जी, उसके बाद ट्रेनिंग टोटल आएगी 3750। उसके बाद सिक पे 1000। उसके बाद आइडल टाइम 1200। जरा इसका टोटल करो कितना आता है, टोटल 8700 कितना आता है टोटल यहां से जी, सारा 877। तो दोनों साइडें बराबर होगी, नो कैरी फॉरवर्ड नो कैरी डाउन। हमने क्या किया, जो टोटल लेबर कॉस्ट थी उसे वर्क इन प्रोग्रेस और डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में डिवाइड करके हम लोगों ने अकाउंट बना दिया। कोई सवाल यहां तक किसी को क्लियर है? हाँ, वो इसलिए नहीं लिखी कि ओवर टाइम चाहे डायरेक्ट का हो चाहे इनडायरेक्ट का हो, तो इनडायरेक्ट लेबर तो टोटल करके लिख दिया। इसी तरह ट्रेनिंग जो है वो है ही इनडायरेक्ट है, इसी तरह सिक पे इनडायरेक्ट है, इसी तरह आइडल टाइम इनडायरेक्ट है। गॉट इट? कोई सवाल यहां तक? ओके, आगे हमारे पास आते हैं जी रेम्यूनरेशन मेथड्स। रेम्यूनरेशन मेथड्स क्या है, इसको कैरी ऑन करते हैं 6:15 तक। 6:15 के बाद मैं आपको ब्रेक दे दूंगा 15 मिनट की, नमाज पढ़ लेंगे क्योंकि मगरिब का टाइम होगा। उसके बाद फिर क्विज कर लेंगे, 6:30 पे क्विज कर लेंगे। 6:30 से जो जितनी जल्दी करता जाए क्विज करके निकलता जाए, ठीक है? ताकि ये एक ही गो में रिकॉर्डिंग चल रही है तो रिकॉर्डिंग एक ही गो में चल जाएगी। इसकी फोटो ले लिया आपने? कर दूं ना? हो गया, वो किसी ने लिया, वो ग्रुप में शेयर करते हैं। ओके, बस हमारे पास जो है अब रेम्यूनरेशन मेथड आ गए। रेम्यूनरेशन मेथड का क्या मतलब होता है कि पेमेंट कैसे करनी है आपने। रेम्यूनरेशन मेथड का क्या मतलब है कि पेमेंट कैसे करनी है। पहला रेम्यूनरेशन मेथड आता है, इसको रिम्यूनरेशन भी कहते हैं और रेम्यूनरेशन भी कहते हैं। अच्छा जी, रेम्यूनरेशन मेथड में पहला मेथड है टाइम रिलेटेड, दूसरा मेथड है आउटपुट रिलेटेड। देखो ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम रिलेटेड पे क्या कहती है कि जितना टाइम स्पेंड किया उसके पैसे पे करो। अब टाइम रिलेटेड पे में जो सबसे बड़ी इनएफिशिएंसी आती है वो क्या आती है भाई, अगर आप टाइम रिलेटेड पेमेंट रख रहे तो है तो इंसान है ना, नेचर है। आप आएंगे टाइम स्पेंड करेंगे चले जाएंगे, आपको पेमेंट मिल जाएगी। दिस इज व्हाट हैपेंस इन पब्लिक सेक्टर। दे कम, दे ओपन द ऑफिसेज, दे सिट, दे एंजॉय, दे गो बैक। वर्क क्या है? जीरो, वर्क कोई नहीं हो रहा। एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, वहां पे क्या हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आउटपुट रिलेटेड किया कि जितनी आउटपुट दोगे उतनी सैलरी ले लो, वो चाहे 4 घंटे में ले लो चाहे 10 घंटे में ले लो। अब यूनिवर्सिटीज का भी मैं बताऊं आपको, ज़ैबिस यूनिवर्सिटी है ना, उन्होंने हफ्ते के 40 घंटे रखे हुए। उन्होंने कहा जी आपने 40 घंटे पूरे करने हैं, वो 3 दिनों में पूरे कर लो, वो 4 दिनों में पूरे कर लो, वो 7 दिनों में पूरे कर लो, वो 2 दिनों में पूरे कर लो। आपके 40 घंटे पूरे, यू टेक द रेम्यूनरेशन, यू गो होम। ठीक है, वो आपके 10-10 घंटे के लेक्चर्स हैं, आप ले लो 10-10 घंटे के ले लो। इस तरह 4 दिनों में आप 10-10 घंटे के लेक्चर हो, ठीक है।
परफेक्टली फाइन। लेकिन हाँ, आपने बाकी चीजें डिस्टर्ब नहीं करनी। तो टाइम रिलेटेड पे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो एम्प्लॉय है वो उनको पे मिलती है पर डे बेसिस पे, पर वीक बेसिस पे, पर मंथ बेसिस पे। इसमें इनएफिशिएंसी के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्या इनएफिशिएंसी के? लोग ऐसे टाइम गुजार रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एज कंपेयर टू आउटपुट, अच्छा इसका फॉर्मूला उसने जो दिया है वो क्या है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? उसने इसका फॉर्मूला दे दिया। अगर इसकी पेमेंट कैलकुलेट करनी है, दैट इज आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय बेसिक टाइम, बेसिक रेट प्लस ओवर टाइम वर्क मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम। मैं ओवर टाइम प्रीमियम नहीं अभी लिखता, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय बेसिक रेट, तो ओवर टाइम वर्क मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम रेट। तो ओवर टाइम में प्रीमियम भी होगा और बेसिक भी होगा। उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है जी ओवर टाइम प्रीमियम पर आवर। तो ओवर टाइम, अच्छा वो सारे को बेसिक पे लेके जा रहा है, मैं सिर्फ स्टैंडर्ड आवर्स को लेके जा रहा हूं, तो दोनों बोथ विल वर्क, ठीक है, क्योंकि आपने उसे टोटल आवर्स पे पे करना है ना। आप लेट्स सपोज उसके स्टैंडर्ड आवर्स हैं 8 आवर्स, तो 8 मल्टीप्लाई बाय बेसिक रेट 8 है, और जो उसने 2 आवर्स ज्यादा काम किया, 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम रेट 15 है, तो उसके हिसाब से जो मैंने बिल्कुल पहले स्टार्टिंग पे यहां पे आपको सॉल्व करके दिया, ठीक है। अच्छा, आउटपुट रिलेटेड सिस्टम में क्या है? वो कहता है भाई सिंपल सी बात है, जितने पीस बनाओगे उतनी पेमेंट ले जाओ, जितनी आउटपुट दोगे उतनी पेमेंट ले जाओ, जितने आवर्स पढ़ाओगे उस आवर्स के पैसे ले जाओ, 2 आवर्स नहीं पढ़ाओगे उसके पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला उसने क्या कहा? उसने कहा जी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट कर देते हैं। अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है आपकी यूनिट्स ही नहीं सही बना रहा, कोई ज्यादा बनाने के लिए कोई जल्दी जल्दी निकाल रहा है, आपके डिफेक्ट ज्यादा आ गए, ठीक है। अच्छा, और क्या है? एफिशिएंसी किसी की ज्यादा है भाई, उससे ठीक है, एक घंटे में एक बंदा 10 यूनिट बनाता है, एक 12 बनाता है, 12 बनाता है ना, एक 20 बनाने की कैपेसिटी रखता है। मैं पर्सनली बताऊं, मैंने एक मिस्त्री को, ये जो मेसन होता है, मैंने सुना यार आम मिस्त्री जो है वो अगर एक दिन, आप लोगों को भी एग्जांपल दी थी मैंने, अगर 2 दिन में एक दीवार को प्लस्तर करता है, तो वो वाला मिस्त्री है, लाहौर का था वो आधे दिन में पूरी दीवार प्लस्तर कर देता है। मैं काफी हैरान हूं, मैं कि यार ये कैसी एफिशिएंसी है। लेट्स सी, मैं वाकई उसे देखने गया कि ये कैसे हो सकता है। वो क्या करता था? सिर्फ प्रोसेस एफिशिएंसी थी। देखो होता क्या है, आप लोगों को पता होगा, जब मिस्त्री ये कर रहे होते हैं ना, मेसन ये प्लस्तर कर रहे होते हैं, तो पहले वो ऊपर वाला करते हैं, फिर नीचे वाला करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो पॉट्स होता है, दाबड़ा जिसे कहते हैं, उसमें सीमेंट होता है, वो पहले सीमेंट फेंकते हैं जोर जोर से, फिर उसको प्लेन करते हैं। यही प्रोसेस है ना। फिर क्या होता है, नीचे जो गिर रहा होता है, नीचे मजदूर को लगाया होता है कि नीचे इकट्ठा करो और हमें देते रहो, वो उसमें डाल के, या उसको दोबारा थोड़ा सा पानी डाल के वो लाता है, फिर वो नीचे उतरता है, फिर यही प्रोसेस होता है। अब वो क्या करता था, वो ऊपर मारता था, ऊपर वाला उसका मजदूर भी उसके साथ होते थे, वही वाले, वो ऊपर मारता था, नीचे 2 मजदूरों को लगाया होता था कि जो सीमेंट नीचे गिर रहा है ना, वो आप लोगों ने उठा के, वो जो कांडी होती है उनका जो है, ठीक है, इक्विपमेंट होता है, उससे आपने नीचे मारते जाना। अब जो सीमेंट नीचे मारना है उसमें कोई स्किल नहीं है, स्किल है उसे प्लस्तर करने में, इक्वल करने में। अब वो क्या होता था, जो ही वो नीचे उतरता था ना, तो उतनी देर में वो जो सीमेंट पूरा है वो नीचे की बजाय वो दीवार के ऊपर लगा होता था, तो वो उसे प्लस्तर करता था और काम खत्म हो जाता। नाउ दिस इज प्रोसेस एफिशिएंसी। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है? अब देखो, एक बंदा है जो घर बना रहा है, एक दीवार तो नहीं है, कितनी दीवारें हैं, बिजली लग रही है। वो 2 दिन लगाए तो बिजली लग रही है, वो 1 दिन लगाए तो बिजली लग रही है। अगर वो प्रोसेस एफिशिएंसी दिखाता है तो बिजली की बचत हो रही है, हो रही है। आपने कोई चौकीदार रखा हुआ है, उसकी बचत हो रही है, हो रही है। आप घर बनवा रहे हैं क्योंकि आपने शिफ्ट होना है, आप इस वक्त जहां पे रह रहे हैं वहां किराया दे रहे हैं, तो जितनी जल्दी घर बनेगा उतना कम किराया आप देंगे, तो उसकी बचत होगी। तो ये सारी अगर बचत होगी तो यू शुड अप्रिशिएट दैट पर्सन जिसकी वजह से हो रही है, ना कि आप उसे भी कहो जी ठीक है जी, मैं तो आपको नॉर्मली पे करूंगा, मैं ठेका करके आपको दीवार का ही पे करूंगा। आपको उसे कुछ ज्यादा पे करना चाहिए ताकि उसकी वो और मोटिवेशन से काम करे, ना कि उस एक मोटिवेटेड बंदे को जाया कर दे, एक एफिशिएंट बंदे को जाया कर दे, राइट? क्योंकि आपकी इतनी सेव हो रही है ना। यहीं से एक और सिस्टम आता है जिसे कहते हैं डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम।
कि जितने ज्यादा आप पीस बनाओगे उतनी ज्यादा पेमेंट मिलेगी। कि एक तो है कि भाई 10 घंटे में 100 पीस बनते हैं, अगर आप 10 घंटे में 120 पीस बनाओगे तो आपको जो है ना वो एक्स्ट्रा 20 पीसों का एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, जो पुराने वाले रेट से अलग मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 140 पे चले जाएंगे तो और मिलेंगे। अब डिफरेंशियल में भी बड़ी सारी वेरिएशन आती है। क्या वेरी, जैसे हमारे बिजली के बिलों में वेरिएशन आती है। पहले हमारे बिजली के बिल में वेरिएशन क्या थी कि अगर 200 यूनिट से ज्यादा 100 यूनिट चल जाए 300, तो 200 यूनिट का तो बेसिक लगता था, जो नेक्स्ट 100 है उसका एडिशनल लगता था। फिर 300 से ऊपर जाए तो फिर जो एडिशनल है उनका एक्स्ट्रा लगता था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी अगर 200 से 300 जाएगा तो पूरी की पूरी एक्स्ट्रा पैसे लगेंगी, जो पिछली 200 है वो भी हायर रेट पे लगेंगी। दोनों डिफरेंशियल है लेकिन पॉलिसी है। यही डिफरेंशियल लेबर में भी हो सकती है कि आप क्या रखें, आप रखें, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने वहां से फेच करना है कि वो क्या कह रहा है कि जो एडिशनल पीस बना रहा है, पीस वर्क कर रहा है, क्या सिर्फ एडिशनल के पैसे मिलेंगे कि पिछले सारे भी एडिशनल मिलेंगे। तो बड़ा फर्क आ जाता है। वो जो भी पॉलिसी होगी वो आपकी क्वेश्चन के अंदर ही होगी, राइट। डिफेक्टिव पीस कम करने के लिए फिर उसकी क्वालिटी कंट्रोल होता है ना। आप जो ये जो यूनिट्स प्रोड्यूस हैं ये वो हैं जो कि क्यूसी से गुजरेंगे। ये वो नहीं है जो कि बस बना के रख दिए, ये वो है जो कि क्यूसी गुजारा है, क्वालिटी कंट्रोल से क्लियर होकर फिर यूनिट प्रोड्यूस है। ये तो नहीं है कि बस ऐसे ही चल के चले गए तो यूनिट प्रोड्यूस हो गया। ये वो यूनिट प्रोड्यूस है जो क्यूसी ने, जो सुपरवाइजर ने ओके किए हैं टाइम शीट के ऊपर, राइट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो साथ साथ चल रहे हैं। ओके जी, क्वेश्चन एक करते हैं, इलस्ट्रेशन 3। कौन कौन से है हमारे पास क्वेश्चन? और बस ये मुक गया क्या आपका? ऑलमोस्ट डन हो गया। स्लो हो जाता हूं, आहिस्ता आहिस्ता चलता हूं। ओके जी, a company operates a piecework system of remuneration but also guarantees its employees 75% of time-based rate of pay which is based on 19 per hour for an 8-hour working day। देखो यहां पे अब आपका क्वेश्चन आ गया कि अगर कम काम मिलेगा तो फिर क्या होगा। तो काम क्या है, वो कहता है जी 8 और वर्किंग डे है। 8 और जो है वो है स्टैंडर्ड आवर्स एक डे में। और रेट क्या है? रेट है जी $19। यानी अगर एक बंदा एक दिन में काम करे तो 1 डे वेजेस कितनी बनेंगी? वो बनेंगी 19 मल्टीप्लाई बाय 8। बताओ, $152, राइट। और इसका 75 गारंटी कितनी है? 75% ऑफ $152। बताओ कितना? हाँ, $114। यानी अगर वो इतने काम से कम काम करेगा तो उससे $114 मिलेंगे ही मिलेंगे, मस्ट मिलेंगे। वो क्यों कम काम करेगा? ड्यू टू द प्रोसेस एफिशिएंसीज। कोई सवाल यहां तक? जी यार, वो कहता है ये तो एक दिन का काम का है ना, अगर एक स्टैंडर्ड पे काम करे तो 152 एक दिन की सैलरीज बनती है, लेकिन 75% ऑफ 152 114 गारंटी वेजेस है। लेट्स सपोज बिजली चली गई, लेट्स सपोज काम ही नहीं है, आप तो तैयार होके आए हैं 8 घंटे के लिए, आप आगे आए, वो कहते हैं नहीं यार डिमांड ही नहीं है तो आज सिर्फ आप जो है ना ये 6 घंटे काम करें, तो उसका क्या कसूर? वो तो 8 घंटे के लिए तैयार है, तो फिर आपने 114 उसे देनी है, गारंटी वेजेस है। ठीक है जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें है, ठीक है, छोड़ो हर ऑर्गेनाइजेशन में है। अब मैं आता हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल मैं आता हूं यहां पे, बच्चे ही को नहीं होता तो मेरा कसूर है? मैं तो टाइम निकाल के आया हूं। I'll sit in the class, I'll spend 3 hours, I'll go home, I'll be paid for 3 hours, बट वो 3 hours आपके उधर से कट जाएंगे। क्या किधर से कटेंगे? वो कोर्स मैं खत्म कर दूंगा, मैं कहूंगा जी ये आपने पढ़ना है, आज के इन 3 घंटे में हमने पढ़ा था, करके देख लेना, शौक पूरा। जो आज का फॉर एग्जांपल आज का ये लेबर कॉस्टिंग था ना, आज लेट्स सपोज बारिश की वजह से एक बच्चा भी ना होता, सारे कहते यार आज
छुट्टी मारते हैं, बंक करते हैं, एक भी ना जाएगा, सर पढ़ाएंगे किसको? कोई बात नहीं, मैं 3 घंटे यहाँ बैठूंगा, लैपटॉप यूज करूंगा, मोबाइल यूज करूंगा, अगले दिन आऊंगा, आके कहूंगा बेटा लेबर कॉस्टिंग थी जो कि हम लोगों ने पिछले हफ्ते पढ़ी थी। आप कहेंगे सर कब पढ़ी थी? मैंने कहा मैंने तो पढ़ाई थी। सर हम तो नहीं थे। तो मैंने कहा ये आपकी गलती, मैंने तो पढ़ाई थी। आज हम एक्सपेंस शुरू करते हैं और उसमें से मैं क्वेश्चन भी दूंगा, राइट? तो करके देख लेना। मैं तो टेंशन ही कोई नहीं है ना, लेट्स डू इट। ओके, एम्प्लॉइज आर पेड। अच्छा क्या कहते हैं? कहते हैं ईच यूनिट। अच्छा अब यहां पे जरा देखना, यहां पे थोड़ी सी चीजें डॉलर्स में तो आ गई, अमाउंट में तो आ गई, लेकिन कैसे पर आवर पे बेसिस आती है? कहते हैं एम्प्लॉइज आर पेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ, सॉरी, ईच यूनिट शुड टेक 3 मिनट्स टू प्रोड्यूस। शुड टेक यानी एक यूनिट जो है 3 मिनट्स में बननी चाहिए। 8 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? 8 मल्टीप्लाई बाय 60, 480 मिनट्स होते हैं। जरा ये कैलकुलेशन है, अब उसने नहीं कहा, मैं खुद से कैलकुलेशन करके दे रहा हूं। इसका मतलब ये है 480 डिवाइड बाय 3, 160 यूनिट्स का ये पैसे मिलेंगे भाई, 160 यूनिट्स के ये पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब अगर जो है 160 यूनिट्स आप नहीं बना सकते ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो फिर आपको 114 तो मिलेंगे, लेकिन अगर 140 से ऊपर चले जाएंगे फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एम्प्लॉइज आर पेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स देयर आउटपुट शुड हैव टेकन देम, स्टैंडर्ड आवर्स। बेटा ये बड़ा जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुनना। वो कहता है एम्प्लॉइज आर पेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स, वो नंबर ऑफ आवर्स की बेसिस पे पे किया जाता है, लेकिन वो जो नंबर ऑफ आवर्स है वो किस में कैलकुलेट होते हैं? उनकी आउटपुट में। ये लाइन जो है ये क्रिटिकल तो जो है ना डिफिकल्ट लाइन है। कहते हैं एम्प्लॉइज आर पेड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स पे पे किए जाते हैं, लेकिन वो जो नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं उनकी बेसिस ऑफ प्रोडक्शन पे। लेट्स सपोज उन्होंने 5 घंटे के अंदर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उन्होंने 5 घंटे के अंदर 160 यूनिट्स बना दी, तो उनके 5 घंटे कंसीडर नहीं होंगे, उनके 8 घंटे कंसीडर होंगे और उन्हें 8 घंटे की पेमेंट होगी, क्योंकि 3 मिनट में 1 यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो अगर उन्होंने 160 यूनिट प्रोड्यूस की, इसका मतलब उन्होंने कितना टाइम काम किया? 480 मिनट्स उन्होंने काम किया है। अगर लेट्स सपोज उसने 200 यूनिट्स बनाई, तो उसने कितने आवर्स काम किया? उसने 600 मिनट्स काम किया है, मींस 10 और उसने काम किया, तो 10 आवर्स की उसको पेमेंट दो, चाहे वो काम 5 घंटे में कर दिया उसने, चाहे वो काम 4 घंटे, लेकिन वो अगर एक स्टैंडर्ड बंदा करता तो वो 10 घंटे लेता, तो वो तो यार आपका 4 घंटे में काम खत्म करके चला गया, उसे पेमेंट क्यों नहीं देते? ये हमारी यहां पे बीमारी है, इसीलिए हमारे जितने भी मैकेनिक है ना वो आपको काम टालते हैं, डिले करते हैं, कि वो लोग कहते हैं अच्छा यार 5 मिनट में काम कर दिया तूने, तो तुझे इतने पैसे क्यों दे? वही एक बंदा 10 घंटे रच रख के जलील करा करा के फिर आपको करे तो उसे शौक से पैसे दे देते हैं। द थिंग इज इफ योर वर्क इज डन विद इन फ्यू मिनट्स, इवन उसकी यार तार ही चेंज, हम कहते हैं यार उसने एक आईसी तो चेंज की है, तो इतने पैसे ले लिए, भाई खुद कर लेते, इतने आप शेर थे, इतने 30 माह थे तो खुद कर लेते। वो एक आईसी की वजह से आपका सारा काम रुका हुआ था, तो व्हाई नॉट यू पे हिम? क्योंकि उसने टाइम, देखो वो जो 2 सेकंड में उसने या 2 मिनट में काम करके दिया ना, उस 2 मिनट के पीछे उसकी लाइफ शामिल है। मैंने यहां पे एसीसी की एग्जम्पशन जो क्लेम की है, दैट इज नॉट कि 2 महीने में या 1 महीने में क्लेम हुई है, उसके पीछे मेरी 7-8 साल की मेहनत है, जो मैंने यूएई में काम किया हुआ सारा इसके ऊपर। दैट इज नॉट कि समथिंग जो कि 2 महीने में निकल आई। आप नए बंदे को लाओ कभी भी 2 महीने में समझ नहीं आती कहां से क्या करना है, तो वो 7 साल पीछे शामिल है, दैट इज नॉट ओनली 2 मंथ्स। तो दिस इज द सेम लेबर के केस पे भी। पढ़ते हैं आगे, वो कहता है इफ एन एम्प्लॉई प्रोड्यूसेस 200 यूनिट्स, चलो जी हमारी तो आसान हो गया, वो कहता है 200 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस की इन 8 आवर्स, और कितने लगाए? 8 घंटे। और अ पर्टिकुलर डे, व्हाट इज द एम्प्लॉय ग्रॉस पे फॉर दैट डे? उसकी ग्रॉस पे कितनी होनी चाहिए? देखो 200 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस की, 1 यूनिट लेती है 3 मिनट, तो उसने इफेक्टिवली काम कितना किया? 600 मिनट्स।
600 मिनट्स कितने बनते हैं? 10 और, तो उसको 10 और का पे करना चाहिए 18 के हिसाब से, जो कि बनेगा कितना? $180। काम उसने 8 घंटे ही किया, लेकिन उसको कितनी पे मिलेगी? $180 की। क्यों? अच्छा, ये क्या, ये कैलकुलेशन क्या हुई है? ये वही है लाइन, सुनना दोबारा। एम्प्लॉई आर, अब मैं वो पढ़ता हूं, यहां से कनेक्ट करता हूं। एम्प्लॉई आर पेड ऑन नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स की बेसिस पे पे किए जा रहे हैं। देयर आउटपुट शुड टेकन, देयर आउटपुट शुड टेकन, जितनी उनकी आउटपुट ने टाइम लेना चाहिए था, उस हिसाब से जो नंबर ऑफ आवर्स बनेंगे उतना आप पे करेंगे। ये वो लाइन में लिखा हुआ था जहां से हम लाए हैं। ये कुछ और लिखा होता तो कुछ और होता। ये प्रैक्टिस से आएगा बेटा, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोग बात करते हैं, चलो इसको करते हैं। उसने 100 यूनिट्स बनाई, तो 100 यूनिट्स जो है वो कितनी देर में बननी चाहिए? वो बननी चाहिए मल्टीप्लाई बाय 300 मिनट्स, 5 आवर्स, ठीक है। 5 आवर्स का मल्टीप्लाई बाय 18 कितना बनता है? $90। लेकिन उसे कितना मिलेगा? 114 मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी वेजेस है। सॉरी, नहीं, उसने अभी यहां पे जो जिस एम्प्लॉय की बात कर रहा है ना, वो 18 के हिसाब से कर रहा है। वो जो ये वाला 114 निकाला था ना, वो 19 के हिसाब से ही निकाला था। वो 19 के हिसाब से इसलिए निकाला था कि गारंटी वेजेस निकालनी थी, लेकिन जो पेमेंट हो रही है वो 18 के हिसाब से हो रही है। लेकिन वो $90 बनी, 90 नहीं मिलेंगे, 114 मिलेंगे। उसे 114 गारंटी वेजेस है। क्लियर है? कोई सवाल? ऑप्शन सी, सी है ना? नहीं, सी 180 ना, 180 देख लो, सी है कि ए है, क्लियर कर लेते हैं। आई मे बी रॉन्ग। अच्छा, इलिस्ट्रेशन है, कोई बात नहीं, चलो मैं बच गया इसका मतलब। ओके जी, अब आते हैं, बस थोड़ा सा रह गया, इसको पढ़ते हैं और अपना जो है वो फिनिश करते हैं, ठीक है। या इसको अगली दफा करना तो अगली दफा कर लेंगे, मुझे इशू नहीं, अगली दफा करना। चलो अगली दफा हजम करना पड़ेगा बेटा। इसको कर दो, पॉज कर दो। वो आज वाली लेबर भी ऐड करके फिर दोनों पे। ओके जी, हमारा लास्ट टाइम जो हम लोगों ने लेबर कॉस्टिंग स्टार्ट की थी, राइट। लेबर कॉस्टिंग में हम लोगों ने की थी ना डायरेक्ट। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था देयर आर डायरेक्ट लेबरर्स एंड इनडायरेक्ट लेबरर्स। इनडायरेक्ट की लेबरर्स की कॉस्ट सारी की सारी ही इनडायरेक्ट होती है, लेकिन डायरेक्ट लेबरर्स की कॉस्ट में कुछ कॉस्ट होती है जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट में काउंट होती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था ओवरटाइम प्रीमियम, हम लोगों ने देखा सिक पे लीव, बोनस, ठीक है। और ओवरटाइम प्रीमियम के लिए भी हम लोगों ने कुछ बात की। फिर हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, जॉब शीट, जॉब कार्ड, टाइम शीट, टाइम कार्ड और जॉब शीट, जो कि अल्टीमेटली टाइम को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अच्छा, जब ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोगों ने अकाउंटिंग देखी लेबर की, कि लेबर की अकाउंटिंग कैसे करनी है। जितनी भी लेबर कॉस्ट होगी उससे हम लोग डेबिट कर देंगे लेबर अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे बैंक को। अच्छा, ये वाली एंट्री कहां होगी? जहां इंटीग्रेटेड सिस्टम है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंटीग्रेटेड सिस्टम है। क्रेडिट हम लोगों ने क्या करना है? अल्टीमेटली इस लेबर कॉस्ट को हम लोगों ने देना है किसको? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड करना है, और वो हम लोगों ने किया था। डायरेक्ट लेबर जो है वो डेबिट होगी वर्क इन प्रोग्रेस को, और इनडायरेक्ट लेबर होगी डेबिट किसको? प्रोडक्शन ओवरहेड को, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि गारंटी जो रेम्यूनरेशन सिस्टम होते हैं वो कौन से होते हैं? वो टाइम रिलेटेड होते हैं और आउटपुट रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने टाइम रिलेटेड पे के भी कुछ बेनिफिट और डिसएडवांटेज देखे। फिर आउटपुट रिलेटेड पे के हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया, जिसमें गारंटी वेजेस के साथ हम लोगों ने वो क्वेश्चन किया था, ठीक है जी। यहां तक हम लोगों ने किया था, राइट। ओके, इसके बाद जो हमारा आज स्टार्ट होना है वो बेसिकली लेबर से रिलेटेड कुछ हमारे पास होंगी रेशियोज हैं, जो कि लेबर की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए। और उससे पहले एक इसी का जो एडिशन है वो है इंसेंटिव स्कीम्स। व्हाट आर इंसेंटिव स्कीम्स? इंसेंटिव स्कीम्स क्या होती है? वो कहता है हाँ, बोनसेस वगैरह होती हैं। ये होते क्यों हैं? ये इसलिए होते हैं कि अगर आपकी लेबर जो है वो अच्छा काम कर रही है, वो ज्यादा वर्क कर रही है, तो उन्हें कुछ शेयर मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, शेयर क्यों मिलना चाहिए? वही बात है कि एक
बुरा काम करने वालों की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल जो आपका स्टैंडर्ड है वो है कि 8 घंटे में 100 यूनिट्स बनती है, लेट्स सपोज, ठीक है, 8 घंटे में 100 यूनिट्स बनती है, उस 8 घंटे में किराया भी, फैक्ट्री का किराया भी है, बिजली भी है, हीटिंग भी है और ओवरहेड्स भी लग रहे हैं। अगर उसी 8 घंटे में कोई आपका लेबर जो है वो आपको 150 या 200 यूनिट्स बना के देता है, तो वो अल्टीमेटली उसी 8 घंटे में, उसी रेंट में, उसी ओवरहेड्स के अंदर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा है, तो आपका फायदा हो रहा है ना। तो उस फायदे का थोड़ा सा शेयर अल्टीमेटली आप लेबर को भी दें ताकि वो मोटिवेट रहे, अदरवाइज वो क्यों काम करेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसलिए इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं। अच्छा, देयर आर सेवरल इंसेंटिव स्कीम्स। फॉर एग्जांपल एक है हेस्ले की, हेस्ले नहीं, हेल्से है ना, हेस्ले, हेल्से, एक है जी हेल्से की और एक है रोवन की। अच्छा, ये दोनों क्या कहते हैं, बड़ा मजे की ये स्कीम्स हैं। ये कहता है कि यूं करो, टाइम सेव निकाल दो। हेल्से क्या कहता है, टाइम सेव निकाल लो। टाइम सेव कैसे आएगा, टाइम अलाउड से माइनस टाइम टेकन से, ठीक है जी, टाइम अलाउड से माइनस टाइम टेकन से। जब टाइम सेव निकाल लिया तो वो कहता है बोनस कैसे कैलकुलेट करना है, आप टाइम सेव का, जितना भी उसने टाइम सेव किया है उसका 50% जो है वो दे दो एम्प्लॉय को एज अ बोनस। अच्छा, वहां पे आपकी बुक में उसने लिखा है टाइम सेव डिवाइड बाय, अच्छा, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन डिवाइड बाय 2, तो टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इज योर टाइम सेव, डिवाइड बाय 2 का मतलब है 50%। तो मैंने उसको डिफरेंट तरीके से लिख दिया, डिफरेंट चीजों में लिख दिया, है वही है, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन लिख दी कि टाइम सेव का 50% दे दो, कैसे दो, पैसों की सूरत में देना ना, तो मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट हो जाएगा। हेल्से रोवन कहता है नहीं, आप क्या करें, आप जो है उसे 50% पे ना करें, आप देखिए जितना, देखो एक बंदा है वो ज्यादा टाइम सेव करता है, वो कम टाइम सेव करता है, तो आप 50% पे आपने उसे ब्लॉक कर दिया। वो कहता है जितना ज्यादा टाइम सेव करेगा उतनी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो। कैसे, वो कहता है ये वाली जो परसेंटेज है ना वो कैसे निकालो, सीधी सीधी वो बोनस कहता है कि ये वाली जो परसेंटेज है वो टाइम सेव तो उसी तरह निकलेगा जो हम लोगों ने यहां पे निकाला। तो कहता है इसको मल्टीप्लाई 50% से नहीं करो, इसको मल्टीप्लाई करो रेशो से। किस रेशो से, टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड की रेशो से। यानी जो जितना ज्यादा टाइम सेव करता है उसे उतना ज्यादा वो परसेंटेज से मल्टीप्लाई हो, और ये मल्टीप्लाई हो जाए किससे, ये मल्टीप्लाई हो जाए टाइम रेट से। तो ये अल्टीमेटली उसके पास जो है वो दूसरा निकल आएगा, क्या, रोवन के अकॉर्डिंगली इंसेंटिव स्कीम। अच्छा, उसके बाद वो कहता है अच्छा रोवन के अकॉर्डिंगली नहीं करनी, तो वो कह रहा है मैं जो आपकी बुक में, अच्छा बुक में तो उसने 4 दिए है ना, इट माइट हैपन 4 से ज्यादा हो, माइट हैपन नहीं होते हैं, देयर माइट बी थाउजेंड्स ऑफ स्कीम्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब, ये कुछ स्टैंडर्ड है, आपने पे अडॉप्ट करनी है अडॉप्ट कर लो, ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से भी रख सकती है। एक वो कह रहा है मेयर्ड ऑफ डे वर्क, क्या है, मेयर्ड डे वर्क। इसमें वो क्या कहता है, इसमें कहता है पास्ट परफॉर्मेंस की बेस पे आप अगले दिन का रेट डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रीवियसली उसने अच्छा काम किया, अच्छा आज के दिन उसने अच्छा काम किया, नेक्स्ट डे उसको हाई रेट पे करो। अच्छा, वो फिर अच्छा काम करता है, फिर हाई रेट पे करो। उस दिन वो अच्छा काम नहीं करता तो उसे वापस रेट पे ले आओ। तो दैट विल बी ऑन डेली बेसिस, लेकिन डेली बेसिस पे उसे रिकॉर्ड करना, ट्रैक करना मुश्किल है, ठीक है। फिर वो कहता है शेयर ऑफ प्रोडक्शन, नहीं आप यूं करो वीकली या मंथली बेसिस पे कर लो, और ग्रुप बेसिस पे कर लो, इंडिविजुअल बेसिस पे ना करो। आप क्या देखें कि आपकी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या है और आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हुई है। अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो उसका शेयर जो है अपने एम्प्लॉय से भी शेयर कर लो, राइट। ये कुछ प्लान उसने दिए हैं, इसकी बेसिस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और अल्टीमेटली हम लोग जो है वो इसमें इस वाले को फिनिश कर देंगे। ओके जी, एक क्वेश्चन है उसमें वो कहता है द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू जॉब ए, नेक्स्ट पेज पे है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू जॉब ए, एम्प्लॉय बेसिक रेट में यहां पे लिख लेता हूं डेटा। बेसिक रेट कितना है, $4.80 पर आवर। अच्छा गुड, नेक्स्ट क्या है, वो कहता है अलाउड टाइम कितना है, अलाउड टाइम है 1 आवर, और टाइम टेकन कितना है,
36 मिनट्स। अच्छा अब देखो ये दो डिफरेंट हो गए, वो और में है, रेट भी और में है, और आपका जो टाइम टेकन है वो मिनट्स में है। तो क्या करो, या इस मिनट्स को भी ऑर्स में कर लो या उस ऑर्स को मिनट में कर लो, ठीक है, वट एवर इज योर चॉइस। आप बताओ क्या करना है, मिनट्स में करना है, तो ये हो गया 60 मिनट्स, ठीक है जी। अब रिक्वायर क्या है, वो कहता है टोटल पे निकालो। अच्छा क्या कह रहा है, पहले क्या कहता है, कहता है एम्प्लॉय इज पेड द बेसिक रेट फॉर द अलाउड टाइम फॉर द जॉब एंड द बोनस बेस्ड ऑन एनी टाइम सेव। तो कहता है टाइम सेव पे बोनस मिलेगा और बेसिक पे उसे रेम्युनरेशन मिलेगी, जो भी उसका बेसिक रेट है उसके हिसाब से उसे रेम्युनरेशन मिलेगी। और कैलकुलेट करो उसकी टोटल पे किसमें, हेल्थ से और रोवन दोनों के अकॉर्डिंगली। तो पहले हेल्थ से के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं, पहले बोनस कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम सेव कैसे आएगा जी, हमारे पास टाइम सेव आएगा 60 मिनट्स अलाउड था, 36 मिनट्स टेकन था, तो टाइम सेव कितना आ जाएगा 24 मिनट्स। इसको वो कहता है 50% से मल्टीप्लाई कर दो, और टाइम रेट क्या है 4.80 पर और हमें ये भी पर मिनट चाहिए, तो पर मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 पे डिवाइड कर देंगे। बताओ कितना आता है, 0.96 डॉलर्स, ठीक हो गया। अच्छा ये है सिर्फ बोनस, उसने कहा टोटल बताओ कितनी रेम्युनरेशन होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी जी, टोटल हो जाएगी, ये तो मिलेगा ही मिलेगा उसे, प्लस उसने जो एक और काम किया, क्योंकि टाइम अलाउड 60 मिनट्स है ना, तो जो एक और उसने काम किया 60 मिनट्स काम किए, पर और रेट क्या था 4.80 डिवाइड बाय 60 से कट गया, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5.76 डॉलर जो है वो उसे मिलेगा। उसने जो एक घंटा उसका काम था और जो उसने काम किया उसे 5.76 रेम्युनरेशन मिलेगी। बेटा भागने नहीं लगा, थोड़ा सा देख लो क्या हो रहा है, नहीं भागेगा, अल्लाह की कसम नहीं भागेगा, समझ लो हो क्या रहा है। कोई नई चीज नहीं है, कॉमन सेंस है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपकी बुक में, फॉर्मूले लिखे हुए हैं। टाइम सेव सैलरी ये है, टाइम अलाउड 60 मिनट थे ना, तो 60 मिनट का ये तो मिलेगा, साथ में उसे बोनस मिलेगा इतना। किसकी बेसिस पे, हेल्थ से की बेसिस पे। रोवन की बेसिस पे क्या मिलेगा, रोवन की बेसिस पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। रोवन कहता है भाई टाइम सेव कितना है हमें पता है 24 मिनट्स, मल्टीप्लाई बाय, अब जो 50% मल्टीप्लाई करते हैं वो कहता है 50% नहीं करो, आप क्या करें, आप रेशियो ले लें, टाइम टेकन है 36 और टाइम अलाउड है 60, और इसे मल्टीप्लाई कर दें 4.8 डिवाइड बाय 60 से। अच्छा इसको 60 देखो, एक बच्चे बड़ा कंफ्यूज ये करते हैं कि 4.8 डॉलर्स पर और है, तो पर मिनट निकालने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे ना, मल्टीप्लाई थोड़ा ही करेंगे, क्योंकि अगर सोच कॉमन सेंस क्या कहती है कि 5, चलो हम कहते हैं $10 एक घंटे के पे किए जा रहे हैं, तो पर मिनट जो है वो 10 से कम होगा कि 10 से ज्यादा होगा, तो अगर 60 से मल्टीप्लाई 10 को करेंगे ये तो चला जाएगा 600 पे। ये चीजें सोचा करो ना, इट्स परफेक्टली ऑलराइट कि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, एग्जाम के प्रेशर में ये हो, लेकिन खुद से कॉमन सेंस सोचो ना कि अगर 10 रुपए पर और मिल रहा है तो जो पर मिनट होगा 10 से कम रेट होगा ना यार, तो कम कैसे आएगा, डिवाइड करके, ठीक है। अच्छा बताओ ये कितना आता है 1.152 डॉलर्स। अच्छा टोटल कितना आएगा भाई, बोनस तो मिलेगा ही जो कि 1.152 डॉलर है, प्लस क्या बेटा आपकी आज एब्सेंट लग गई है। अच्छा और क्या मिलेगा, और उसे मिलेगा 4.80 डॉलर्स डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये पर में निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो टोटल बता दो कितना आ जाएगा ये 5.952 डॉलर। तो वही ऑर्स, वही टाइम टेकन, वही टाइम सेव, लेकिन जब आपने स्कीम बदली हेल्थ से रोवन पे आए तो अल्टीमेटली ज्यादा मिल रहा है, किसको, एम्प्लॉय को ज्यादा मिल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कि वो कौन सा मेथड अप्लाई करती है। इसमें एम्प्लॉय कुछ नहीं कह सकता, इसमें एम्प्लॉय यूनियंस होती हैं, वो बैठ के बात करती हैं भाई क्या करना चाहिए। अच्छा जी हमारे पास आगे जो है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 है, वो क्या कहती है जी, वो कहती है 10 employees work as a group, 10 employees work as a group when production of group exceeds the standard 200 piece per hour।
वो कहता है जी कितने 10 लोगों का ग्रुप है और 200 से ज्यादा जब प्रोडक्शन पर आवर जाती है तो क्या होता है, ईच एम्प्लॉय इन द ग्रुप इज पेड बोनस फॉर द एक्सेस प्रोडक्शन इन एडिशन टू द वेजेस एट ऑर्ली रेट। इसका मतलब है यहां से 4 लाइनों से ये पता लग रहा है ये कौन सा स्कीम है, ये शेयर ऑफ प्रोडक्शन प्लान है कि एक्सेस प्रोडक्शन शेयर हो रही है। द बोनस इज कंप्यूटेड दस द परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज फाउंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कह रहे हैं, द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन in excess of the standard quantity is found and 1/2 of the percentage is regarded as the employee share। आप कैलकुलेट करते हैं कि कितनी उसने प्रोडक्शन की और उसका 1/2 जो है वो एम्प्लॉय को दे देते हैं, यानी 50%। Each employee in the group is paid as a bonus this percentage of the wage rate of 5.20 per hour। There is no relationship between individual workers hourly rate and the bonus rate। ठीक है, वो ये कहता है इंडिविजुअल का कोई ताल्लुक नहीं है, आपने टोटलिटी का बोनस कैलकुलेट किया उसे मिलेगा। फॉलोइंग इज द 1 वीक रिकॉर्ड, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे उसने दे दिया, और वर्क दे दिए और प्रोडक्शन दे दी। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, आगे कहता है ड्यूरिंग द वर्क जोन्स वर्क 42 आवर्स एंड वाज पेड $3 पर आवर बेसिक। कंप्लीट द फॉलोइंग। पहला वो कहता है बोनस रेट फॉर द वीक वाज, द टोटल बोनस फॉर द ग्रुप फॉर द वीक वाज एंड द टोटल पे फॉर द जॉन्स फॉर द वीक वाज। 3 चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के डिफरेंट वेज है। कहीं पे उसने नहीं लिखा कि आप डेली से आओ, पर डे से आओ, उसने लिखा है पर वीक आओ। पर वीक का कितना बनेगा, देखो वीक की वो चीजें मांग रहा है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे लेके चलते हैं तो आपने अपना टाइम जाया करना है। ठीक है, आपने अपना टाइम जाया करना है अल्टीमेटली। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यही होता है, एक चीज को करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं। शायद मैं जो कर रहा हूं पीछे वो ना हो, आपने वो फॉलो करना हो वो फॉलो कर लेना, बट द वेज आर हाउ यू अप्रोच इट। ठीक है, सबसे पहले जहन में ही आना चाहिए कि क्या है, ये है शेयर ऑफ प्रोडक्शन प्लान, कि प्रोडक्शन का क्या है। शेयर ऑफ प्रोडक्शन प्लान तब होता है आप कुछ एक्चुअल प्रोडक्शन ले लेते हैं और आप जो है उस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ले लेते हैं। ये बड़ा जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, देखो 200 यूनिट्स बनती हैं एक आवर में, राइट। एक बंदा वही 200 यूनिट्स 45 मिनट्स में बना लेता है। यार वो डीएलएस है ना, वो क्या उसे जो हमारे क्रिकेट में चलता है। अब अगर 32 ओवर 33 ओवर हुए हो और बारिश हो जाए और अल्टीमेटली वो कह जी 45 ओवर्स का मैच है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से स्कोर बढ़ा देते हैं। उनके पास फॉर्मूला है कि कितनी अगर विकेटें ज्यादा बची हो तो स्कोर ज्यादा बढ़ता है, विकेटें कम बची हो तो स्कोर कम बढ़ता है। एक्चुअली स्कोर बना नहीं होता उतना, लेकिन वो बढ़ा देते हैं कि अगर 45 ओवर्स पूरे खेले होते तो इतना स्कोर होता। इसी तरह एक ओवर में अगर 200 यूनिट्स बनती हैं तो वो 45 मिनट्स में 200 यूनिट्स बना देता है। तो इसको वो प्रोजेक्शन करते हैं कि वो 60 मिनट काम करता तो वो कितनी यूनिट्स बनाता। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, कि उतना ही टाइम यूज करके स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या होती, एक एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, उसने कहा जी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, एक्चुअल प्रोडक्शन है 120 यूनिट्स, 120,000 यूनिट्स, जो टोटल पूरे हफ्ते की उसने कर दी, राइट। एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 480 आवर्स हैं, राइट। अच्छा, अगर 480 आवर्स में स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्शन होती, अगर 480 आवर्स में स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्शन होती, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, तो वो कितनी होती, वो कहता है 480 आवर्स और पर आवर है 200 पीस बनते हैं। तो ये कितने बन जाते हैं, ये बन जाते हैं 96,000 यूनिट्स। अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से बनते तो 96,000 यूनिट्स बनते, लेकिन बने कितने हैं 120,000, यानी कि इट मींस 24,000 एक्सेस बने हैं। तो एक्सेस प्रोडक्शन निकल आई, निकल आई ना। अब सिंपल सा है, वो कहता है 50% दे दोगे एम्प्लॉय को, 50% रख लोगे अपने पास। अच्छा, इसका 50% कितना बनता है, इसका 50% बनता है 12,000।
जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के पास कैसे जाएगा? उसे एक्सेस प्रोडक्शन मिल रही है, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के पास चला गया। 12,000 किसके पास जाएगा? एम्प्लॉय के पास। यार कैसे जाएगा? देखो ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, तो नंबर ऑफ यूनिट्स तो नहीं उसे देनी, उसे क्या देना है? उसे पैसे देने हैं, उसे बोनस देना है। बोनस कैसे देना है? ये जो उसने इतनी प्रोडक्शन किया ना, इसको कैलकुलेट कर लो कि इसके ऑर्स कितने बनते हैं। अगर वो इतनी प्रोडक्शन करता तो इनके ऑर्स कितने बनते हैं? तो ऑर्स कैसे आएंगे? इसको 200 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको 200 पे डिवाइड कर दिया तो कितना बन गया? 60। 60 ऑर्स अगर वो काम करते एक्स्ट्रा तो आपकी ये इतनी प्रोडक्शन होती, जो कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने आपकी बचत की है। तो इसीलिए आप 60 आवर्स की उन्हें पेमेंट तो करो। किस हिसाब से करो? उसने बता दिया 5 पॉइंट समथिंग क्या था, 5.20 के हिसाब से। जरा बताओ ये कितना बनता है? 312 बस डॉलर्स। ये बन गया बोनस। नहीं, टोटल बोनस, पूरा बोनस, जितनी प्रोडक्शन हुई पूरे वीक की। अभी इंडिविजुअल का नहीं बता रहे, जितनी प्रोडक्शन हुई पूरे वीक की, ये ग्रुप का बोनस बना। तो हमारे पास जो उसने रिक्वायरमेंट है ना, प्रोबेबली रिक्वायरमेंट 2 है, जिसमें वो कह रहा है ग्रुप का बोनस बताओ। द टोटल बोनस फॉर द ग्रुप इज दिस वन, ठीक है, 2 वाला है। तो हमारे पास ग्रुप का बोनस आ गया। जरूरी नहीं होता कि पहले ही निकालना है आपने। आप क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं जो आपके लिए इजी निकल आया। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो क्या कहता है? दूसरे नंबर पे वो कहता है, आप बताओ कि द टोटल पे फॉर जॉन्स फॉर द वीक वॉज, जॉन्स की टोटल पे। अब एक बंदे की पूछ रहा है टोटल पे। मैं पहला वाला मैंने छोड़ दिया फिलहाल, ठीक है। मैं बताता हूं क्यों छोड़ा है। इसका मतलब है हमें क्या करना है, हमें जॉन्स की पे निकालनी है। जॉन्स की पे कैसे निकलेगी जी? जॉन्स की पे निकलेगी जितना उसने काम किया उस हिसाब से, प्लस उसे बोनस मिलेगा, क्योंकि ग्रुप में था ना वो। अच्छा, उसने काम कितना किया है? 42 आवर्स उसने काम किया है, और उसका रेट क्या है? $3 का। ये तो उसे मिलना ही मिलना है ना, प्लस उसे बोनस भी मिलना है। कितना बोनस मिलना है? उसे बोनस मिलना है 42 आवर्स का ही, 42 आवर्स के हिसाब से ही बोनस मिलेगा ना। तो 42 आवर्स का बोनस मिलना है, लेकिन किस हिसाब से? हमें कोई पर और रेट चाहिए ना बोनस का, हमें बोनस का पर और रेट चाहिए ना। अच्छा, वो कैसे आएगा? देखो बड़ा सिंपल सा है। $12 जो है वो है टोटल बोनस, और टोटल काम कितने घंटे हुआ है? 480 आवर्स। तो इसको अगर 480 आवर्स पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पर और बोनस निकल आता है कितना? $0.65 पर और। बोनस की परसेंटेज निकल आई, ये पहला आंसर है आपका। द बोनस रेट फॉर द वीक वॉज, बोनस रेट कितना है? 0.65, ये रेट निकल आया। अच्छा, अब क्या करेंगे? हमारे पास रेट है 0.65, तो हमारे पास आ जाएगा, बताओ कितना आता है? ये कितना आ जाएगा? ये 132 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आगे? बेटा देख के नहीं बताओ ना मुझे। 20 1.3 टोटल 153.3 जो है वो कितना? 27। और ये कितना आ जाएगा? नहीं, ये तो गलत नहीं है। 126, ठीक है जी। हाँ, 15। ठीक है जी। तो आपके जो है वो तीनों आंसर कंप्लीट हो गए।
ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास कुछ रेशियोज हैं जो कि अल्टीमेटली यूज होंगी लेबर की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहली, इसको रब कर दूं, जिसमें सबसे पहली जो रेशियो हमारे पास आती है दैट इज लेबर टर्नओवर। अच्छा, लेबर टर्नओवर रेशियो बताती क्या है? लेबर टर्नओवर रेशियो ये बताती है कि कितने लोग जो हैं वो आपके छोड़ के जा रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्हें आपने रीएम्प्लॉय करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर टर्नओवर जब हम लोग निकालते हैं तो लेबर टर्नओवर में वो लोग नहीं आते जो अल्टीमेटली छोड़ के चले गए और जिनको रीएम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं थी। ये रेशियो जितनी कम हो उतना बेहतर है, जितनी ज्यादा होगी उतनी प्रॉब्लमेटिक है। क्यों उतनी प्रॉब्लमेटिक है? वो इसलिए प्रॉब्लमेटिक है कि जब लोग ज्यादा छोड़ के जाएंगे आपको उनको रीएम्प्लॉय करना पड़ेगा। जब रीएम्प्लॉय करना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट होगी। कॉस्ट कौन सी होगी? इंटरव्यू की कॉस्ट होगी, एफिशिएंसी की कॉस्ट होगी, ट्रेनिंग की कॉस्ट होगी, आपके नए एम्प्लॉय उतने एफिशिएंट नहीं होंगे, ये कॉस्ट होगी। अच्छा, अब इसको लोअर कैसे किया जाए? तो वो कहता है पहले रीजंस फाइंड आउट करो, लेबर टर्नओवर हो क्यों रही है। तो वो कहता है इसके रीजंस दो तरह के होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं, एक अनकंट्रोलेबल होते हैं। कंट्रोलेबल कौन से होते हैं? वो होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन जिनको कंट्रोल करके बेहतर कर सकती है। फॉर एग्जांपल, वर्क एनवायरनमेंट नहीं अच्छा तो वर्क एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड करो। वर्क एनवायरनमेंट पे बुलिंग हो रही है तो बुलिंग को कंट्रोल करो। सैलरीज पैकेज अच्छे नहीं है तो वो भी समवट किसी लेवल पे आगे कंट्रोलेबल है, किसी लेवल पे कंट्रोलेबल नहीं है। अगर आप ऑलरेडी मैक्सिमम दे सकते हो तो फिर कंट्रोलेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, और क्या है? और जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आसान कर सकते हो, वर्क एनवायरनमेंट बेहतर बना सकते हो। अनकंट्रोलेबल कौन से हैं? खुदा ना खास्ता किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो वो छोड़ के चला गया, वो मूव कर रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में तो वो छोड़ के जाएगा। अच्छा, डेथ हो गई तो वो छोड़ के जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये कुछ रीजन हैं जो कि अनकंट्रोलेबल है। जो अनकंट्रोलेबल है उसके लिए अल्टीमेटली आपको रीएम्प्लॉय करना ही करना है। अब बात आती है कि फॉर्मूला क्या है उसका लेबर टर्नओवर का। तो फॉर्मूला इज नंबर ऑफ लीवर्स हु रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। जो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो कैसे निकलते हैं? वो इस तरह निकलते हैं, ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिवाइडेड बाय 2। तो उसने सिर्फ एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखा, मैंने उस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एलैबोरेट करके लिख दिया। ठीक है, एक छोटी सी इलिस्ट्रेशन करते हैं। इलिस्ट्रेशन में क्या कहता है? इलिस्ट्रेशन में कहता है जी, एट 1 जनवरी अ कंपनी एम्प्लॉयड 3641 एम्प्लॉइज एंड एट 31 दिसंबर एम्प्लॉइज नंबर वर 3735। तो यहां पे हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो गए। कौन कौन से हैं? 3641 प्लस 3735 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, और क्या कहता है? और कहता है ड्यूरिंग द ईयर 624 एम्प्लॉइज चूज टू लीव। तो 624 एम्प्लॉइज ने जो है लीव किया और जिनको आपने रीएम्प्लॉय किया। तो बताओ मल्टीप्लाई बाय 100, बताओ ये परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 16.9% आपकी लेबर टर्नओवर है, जो कि क्वाइट हाई है, राइट? अच्छा, जब ये हो गई तो इसके साथ कुछ एम्प्लॉय के रिलेटेड और रेशियोज आती हैं, जिसमें पहली रेशियो हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी रेशियो। अच्छा, एफिशिएंसी रेशियो पहले समझ लेते हैं कि एफिशिएंसी होती क्या है। ठीक है, देखो आपका 2 आवर्स का पेपर है, अगर आप 2 आवर्स में वो पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक कंप्लीट कर लेते हैं, तो दैट मींस यू आर 100% एफिशिएंट, राइट? अगर वो आप 2 आवर्स से पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो यू आर मोर देन 100% एफिशिएंट। अगर आप 2 आवर्स में कंप्लीट नहीं कर पाए तो यू आर लेस देन 100% एफिशिएंट। इसी तरह अगर एक टास्क कंप्लीट करने का जो रिक्वायर्ड टाइम है वो है 2 आवर्स
और किसी ने 2 घंटे में वो काम पूरा कर लिया या 3 आवर्स में वो प्रोडक्शन कर ली तो वो 100% एफिशिएंट है। अगर पहले कर ली तो वो 100 से अबव एफिशिएंट है, अगर बाद में की तो 100 से कम एफिशिएंट है। ठीक है, अब पेपर में तो कोई आपको 2 घंटे से ज्यादा देगा नहीं ना, ठीक है, लेकिन जब प्रोडक्शन हो रही है तो 2 घंटे से ज्यादा या 3 घंटे से ज्यादा लोग ले सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी रेशियो। अच्छा, वो है क्या? अगर हम लोग उसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड ऑर्स फॉर एक्चुअल वर्क, में वर्क लिख देता हूं, चलो आउटपुट लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय एक्चुअल ऑर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट लिख देता हूं, इजी रहेगा, और मल्टीप्लाई बाय 100। इसके साथ एक आइडल टाइम रेशियो उसने कही है, मैं वो बाद में आता हूं उस पर डिस्कशन पे, ठीक है। इसके आइडल टाइम के बाद उसने दूसरी रेशियो बताई है, कैपेसिटी रेशियो। अच्छा, कैपेसिटी रेशियो क्या बताती है? कैपेसिटी रेशियो ये बताती है कि जितने ऑर्स अवेलेबल थे, क्या इंप्लॉय ने वो सारे ऑर्स काम किया भी कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक डे के ऑर्स थे 8 ऑर्स, ठीक है, उसने रिक्वायर्ड प्रोडक्शन तो 7 घंटे में कंप्लीट कर ली, अब वो 1 घंटा और काम कर सकता था, 2 घंटे और काम कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, तो अल्टीमेटली कर क्या रहा है? वही जो ओवरहेड की कॉस्ट है वो तो फिर जाया जा रही है ना। रिक्वायर्ड प्रोडक्शन उसने कर दी, उसमें कोई इशू नहीं है, 8 घंटे की शिफ्ट थी, उसने 7 घंटे में अपनी यूनिट्स बना ली, अब वो 1 घंटा और काम करके और यूनिट्स बना सकता था ना, कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकता था। तो दिस रेशियो विल बी टेलिंग वेदर द पर्सन इज यूटिलाइजिंग द कैपेसिटी और नॉट। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इट सेज एक्चुअल ऑर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड टोटल बजटेड ऑर्स मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तीसरी हमारे पास जो रेशियो आती है दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी रेशियो। इसको प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी रेशियो, और उसे प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो भी कहते हैं। अच्छा, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? दैट इज स्टैंडर्ड ऑर्स फॉर एक्चुअल वर्क या एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड ऑर्स मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे होंगे यार सर को कैसे ये रेशियोज याद है, तो मुझे याद नहीं होती। मैं क्या करता हूं? मैं डिटरमिन करता हूं एक से दूसरी चीज। अब देखना, अब आपको भी याद हो जाएगी। ये फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड ऑर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल ऑर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। इन दोनों में सिर्फ ये चीज नहीं ऐड हुई है, ये वही है, एक्चुअल ऑर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट वही है, सिर्फ नीचे टोटल बजटेड ऑर्स ऐड हुए हैं, जो कि सेंस बनती है कि कैपेसिटी से हमें बजटेड ऑर्स निकालने हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों रेशियोज को, तो क्या होता है? ये इससे कट गया, कट गया, क्या रह गया? स्टैंडर्ड ऑर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड ऑर्स। क्या ये रेशियो वो नहीं है? तो इसका मतलब है अगर आपके पास ये दोनों रेशियो हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू कैन गेट द थर्ड वन एंड यू विल गेट द थर्ड वन। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस फॉर्मूला इसका आगे पीछे है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है? क्वेश्चन है जी आपका पेज नंबर 130 पे, जिसमें वो कहता है लेबर एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियोज। एवरीवन इज देयर? ओके। वो कहता है जी स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट इज 30 मिनट्स। अगेन लेबर आवर्स में बेटा बाद में लिख लेना, जरा क्वेश्चन पढ़ लो क्या कहता है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट क्या है? 30 मिनट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अप्रोच कैसे करते हैं किसी चीज को, ठीक है। अगेन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं क्या? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट 30 मिनट्स। अगर मैं यहां पे एक चीज लिखूं
वो क्या कह रहा है, वो कहता है 1 यूनिट बनती है 30 मिनट्स में, तो 60 मिनट्स में क्या बनेगा 2 यूनिट्स, और 60 मिनट्स क्या होते हैं 1 आवर। कोई सवाल यहां तक? कोई सवाल नहीं, बस मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, पर आवर पे ले गया कितनी यूनिट्स बनती है, 1 घंटे में कितनी यूनिट्स बनती है, राइट, सिर्फ एक लाइन से। आगे क्या कहता है, कहता है एक्चुअल आउटपुट इन द पीरियड, एक्चुअल आउटपुट 840 यूनिट्स। आगे क्या दे रहा है, एक्चुअल आवर्स वर्क 410 आवर्स। अच्छा, बजटेड आवर्स 400। अच्छा, इन तीनों रेशियोज में सिर्फ एक चीज आपको खुद कैलकुलेट करनी है, ये वाली, बाकी सब गिवन होता है। ठीक है, मैं आपको पुट करके दिखाता हूं इसी डेटा से, वो बाद में कर लेंगे। वी डोंट हैव स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, वी डोंट हैव, बट वी हैव एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। कितनी है एक्चुअल आवर्स, कितने हैं 410 आवर्स। वी डोंट हैव स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है 410। डू वी हैव टोटल बजटेड आवर्स? यस वी डू हैव। कितने हैं 400। यानी ये तो रेशियो हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद लास्ट वाली जो रेशियो है उसमें भी हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स नहीं है बट बजटेड आवर्स है। तो एक ही चीज है जो हमारे पास नहीं है, बाकी चीजें मैंने अभी मल्टीप्लाई 100 इसलिए नहीं कर रहा कि वो रेशियो है ना, तो रेशियो को परसेंटेज में लाने के लिए चाहिए होती है। सिर्फ एक चीज हमें चाहिए। अब दोबारा आता हूं, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन की जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है, वो अगर और स्टैंडर्ड आवर्स की बेसिस पे होती तो कितने आवर्स लगते। देखो, एक आवर में 2 यूनिट्स बनती है, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। तो एक्चुअल आउटपुट कितनी बनी है 840। 840 यूनिट्स बनाने के लिए हमें कितने आवर्स चाहिए होंगे। अब इसको जो फॉर्मूले से याद करो या क्या करो, अब आप लोगों की है। एक आवर में 2 यूनिट्स बनती हैं, तो 840 यूनिट्स कितने आवर्स में बनेंगी यार, 2 पे डिवाइड कर दो, या कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। यहां पे तो 2 है ना, अगर यहां पे होता 1 आवर में 3 यूनिट्स या 4 बनती हैं, आप उसी हिसाब से निकाल सकते हैं, राइट। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हो गए कितने 420 पुट कर लेते हैं यहां पे। अच्छा, ये तो ऑलरेडी है, और यहां पे बताओ भाई कितना कितना आता है। पहले का 102.43, आगे क्या है 4 कर लेते हैं इसको। इसका 102.50% और इसका 105%। आप एक काम करो, जरा इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, यू शुड गेट दिस वन। यही आ रहा है, ठीक है जी। आपका जो है वो लेबर चैप्टर जो है वो हो गया खत्म, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है, जो एक्सपेंसेस का है, जो कि आपका पार्ट है मिड टर्म एग्जाम का, ठीक है। मगरिब कितने बजे, 5:35 पे होती है ना मगरिब, ठीक है। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं 5:45 पे, ठीक है। वुजू वगैरह कर लो, 35 पे मगरिब की अजान होती है, अजान से पहले पढ़ लोगे तो कोई अजान होती है, लेकिन टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है 5:35 पे, ठीक है। जो मैं कंफर्म कर लूं मगरिब का टाइम कितना 33 ना, तो 33 पे टाइम हो जाएगा। आप 34 पे पढ़ लेना और 45 पे वापस मिलते हैं इसी क्लास में, ठीक है। कि हम लोगों ने वो उसको करना है। बेटा इसको ऑफ कर दो ताकि